वेलकम बैक टू द कोड रिगल चैनल। आज हम अपनी कौन सी यूनिट देखेंगे? यूनिट 3 ऑफ द DLCD। अब देखो, यूनिट 1 2 हमने बहुत अच्छे से देख ली थी। अब यूनिट 3 भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यूनिट 3 और 4 दोनों ही मेरी थ्योरी हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि तुम्हें अच्छे से समझाऊँ। देखो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि थ्योरी को मैं कैसे क्या ही समझा पाऊँगी, लेकिन जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पक्का समझाऊंगी। और रही बात कि देखो, ये यूनिट 3 4 बहुत बेकार है, तो देख लेना, इसको रट जाना। और मैंने ना PYQs में शॉर्ट जो मेरे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बस वो वाले इसी इसी PPT में ही है, वो एक बार देख जाना। कम से कम 15 20 क्वेश्चन होंगे, वो अच्छे से रट जाना और तुम्हारा मिड टर्म 2 सेट है, एंड टर्म तक सेट है। ठीक है, बस उतना देख लेना। अब आओ पहले अपनी प्रथा फॉलो करते हैं। सिलेबस क्या है? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर रजिस्टर्स, बस सिस्टम, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, अर्थमेटिक लॉजिकल एंड माइक्रो ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन ऑफ अ सिंपल कंप्यूटर, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिज़ाइन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, डिज़ाइन ऑफ हार्डवेयर प्रोग्रामिंग दी बेसिक कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोग्रामिंग, एड्रेसिंग मोड्स, और तुम्हारा रिस्क सिस्क का डिफरेंस तो पक्का ही आता है। ठीक है, पहले ना हम ना अपना कंप्यूटर का बेसिक वाला आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहले हेडिंग डाल देती हूँ। ये है मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब देखो, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि मेरा कंप्यूटर कैसे कैसे बना है, किस चीज़ से बना है, सो दैट कि वो उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर की वर्किंग कैसे है। तो देखो, सबसे पहले आता है मेरे इनपुट डिवाइसेस। अब मेरे इनपुट डिवाइसेस में क्या आ सकते हैं? जल्दी बताओ, इनपुट डिवाइसेस में सोच के बताओ क्या आ सकते हैं। कीबोर्ड आ सकता है, माउस आ सकता है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। हाँ दीदी। अब कीबोर्ड कीबोर्ड जो है, जो मेरी इनपुट डिवाइसेस हैं, इसमें क्या होता है, मेरा डेटा को हम इनपुट कराते हैं। क्या कराते हैं? डेटा को इनपुट कराते हैं। देन मेरा ये जो डेटा इनपुट करके जाता है, ये मेरा जाता है देन CPU में। किधर जाता है? CPU। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इधर क्या होता है, इधर जो भी मेरा डेटा जाता है उसका ये काम करके देता है। और CPU में भी 3 चीज़ें होती हैं, रजिस्टर, ALU और LU और CU, ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर आता है मेरा मेमोरी यूनिट, या फिर कह लो जो मेरी मेन मेमोरी है वो। देन सेकेंडरी मेमोरी। देन आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो सकता है? आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और प्रिंटर। जो भी दे मेरा काम है, वो मेरे को कीबोर्ड को मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दी, तो वो जाके मेरे CPU में वो काम कराएगा, देन मुझे वो आउटपुट करा के दे देगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि तुम्हारा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुम एक रेस्टोरेंट में हो। ठीक है, रेस्टोरेंट का ओवरव्यू लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, तो जो मेरा कस्टमर आया है वो मेरा क्या है? इनपुट। ठीक है। और CPU क्या है? CPU है मेरा शेफ। क्या है? CPU है मेरा शेफ। अब CPU शेफ क्या करता है? शेफ मेरा काम करता है। जो मेरे कस्टमर ने बोला होता है कि मेरे को ये चीज़ खानी है, ये फूड खाना है, तो वो बना के देगा, तो वो CPU का काम हो गया। अब जो भी मेरी मेमोरी में है, मेन मेमोरी, जो मेरे स्टोर कराते हैं, जो मेरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या हो गई? वो मेमोरी हो गई। अब मेरी ये जो डेटा है, ये डॉटेड डॉटेड वाला एरो है, इसका मतलब है डेटा या इंस्ट्रक्शन। इनका मतलब क्या हुआ? ये मेरे ऑर्डर को लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? पहले मेरे ये मेन मेमोरी तक जाता है, देन वो मेन मेमोरी मेरी इंस्ट्रक्शंस को कहाँ लेके जाती है? CPU तक लेके जाती है। ठीक है। या सेकेंडरी मेमोरी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ लेके जा रही है। देन हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा? फूड मिल जाएगा। जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। समझे इस बात को? आई होप इतना समझ आ गया हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये मेरा बेसिक, ये मेरा क्या है?
ये मेरा बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। इनपुट डिवाइसेस, देन मेरे जो भी इनपुट डिवाइसेस से मेरी जो भी डिवाइसेस इंस्ट्रक्शन देंगे वो मेरी मेन मेमोरी में जाएगी। मेन मेमोरी मेरी सीपीयू को बोलेगी ये काम करके दे, देन मेरा आउटपुट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक और है मेरा। अब देखो सीपीयू के अंदर ना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आती है, साथ में रजिस्टर्स भी आते हैं और कंट्रोल भी आता है। अब ये क्या है, इसका मतलब है मेरा कि जैसे मेरी ये कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेरा कंप्यूटर कैसे कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करके दे रहा है वो है। अब देखो इनपुट यूनिट क्या हुई, वही कीबोर्ड मॉनिटर। आउटपुट यूनिट क्या हुई मॉनिटर और मेरा प्रिंटर। मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट ये क्या हो, जो मेरे डेटा को स्टोर कराएगी। ठीक है, क्या करेगी, जो मेरे डेटा को स्टोर कराएगी। और बस सिस्टम, मतलब ये बस क्या है, बस का मतलब है जैसे जो भी मेरा डेटा इनपुट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, मतलब आ जाता कैसे है, तो वो मेरा बस हैंडल करती है। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। जैसे सपोज करो कि आप एक फैक्ट्री में हो, कहाँ हो, फैक्ट्री में। ठीक है, आप एक फैक्ट्री में हो और जो मेरा ये सीपीयू है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा मैनेजर, ये मेरी सारी चीज़ें मैनेज करता है। ठीक है, क्या है, मेरा मैनेजर है। मेमोरी क्या है, मेरा स्टोर रूम, जिसमें सारी मेरी चीज़ें स्टोर हुई पड़ी हैं। ठीक है, अब बस क्या है, बस का मतलब है रोड जहाँ से सामान आता जाता है, मतलब ट्रांसमिशन, कि मेरा जो भी लेन देन है, जो भी मेरी चीज़ें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, मेरा मीडिया क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, कहाँ से आ रही हैं। तो ये मेरा एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है कि सीपीयू से मेरा जाएगा बस में, कि मैं अपना कैसे ट्रांसमिट करूँगी। ठीक है, इतनी बात समझे। पहले मेरा इनपुट में जो भी था वो गया, कहाँ गया, मैंने इंग्रेडिएंट्स भिजवाए, वो बस के पास गए, देन वो मेरे पास पहुँचे, मेरे रेस्टोरेंट में पास आए, देन वो मैंने अपने स्टोर रूम में भिजवा दिए। जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी देन मैं यूज़ कर लूँगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका मतलब है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, देखो वही इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है ये, और मेमोरी यूनिट है, और आउटपुट है, और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है। अब देखो क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एक ऐसा आइडिया है जिसका मतलब है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो है वो स्टोर कहाँ करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी मेरा प्रोग्राम होगा उसको मैं फेच करूँगी मेमोरी से एट अ टाइम, और उसको एग्जीक्यूट करा दूँगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कौन लेके आया था, जॉन वॉन न्यूमैन, या फिर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक बहुत ज़्यादा बेसिक वाला आर्किटेक्चर है। इसमें प्रोग्राम और डेटा की एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं और सीपीयू इन्हें एक के बाद एक फेच करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जैसे पहले के कंप्यूटर्स में प्रोग्राम और डेटा जो था वो अलग अलग जगह होते थे। ठीक है, अलग अलग होते थे, पर अब सब एक ही जगह मेमोरी में होते हैं। हाँ दीदी ये पता है। अब जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लो कि तुम्हारे पास एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, उसके अंदर तुमने फ़ोटो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल करा और तुमने उसकी जो फ़ोटोज़ थी वो अपने एक फ़ोल्डर में स्टोर करी। ठीक है, मतलब ऐप जो है, वो जो प्रोग्राम है और जो मेरी फ़ोटो है, मतलब जो मेरा डेटा है, दोनों मेमोरी कार्ड में है। इसका मतलब जब मैं अपना फ़ोटो एडिट करती हूँ तो ऐप और डेटा दोनों यूज़ होते हैं। हाँ दीदी, ऐप भी यूज़ होता है और मेरा डेटा भी यूज़ होता है, तो दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ ना। तो यही आता है मेरा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में। ठीक है, किस में आता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अब एक बार ना जो बेसिक वाला वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डायग्राम था वो देख लेते हैं। देखो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वही इनपुट मेरा कहाँ गया, सीपीयू में। ठीक है, फिर इनपुट मेरा कहाँ गया, इनपुट मेरा गया सीपीयू में, देन सीपीयू ने मेमोरी में डेटा भिजवाया, देन वो प्रोग्राम मेरा दोबारा सीपीयू में गया, देन वो आउटपुट में मिल गया। मतलब क्या हुआ कि मेरा इनपुट था, इनपुट मेरा गया सीपीयू में। ठीक है, फिर मेरा डेटा गया मेमोरी में, जो डेटा था मेमोरी में वो एक प्रोग्राम बन के आया। फिर मैंने सीपीयू ने उसके ऊपर कुछ वर्क ऑपरेशन परफॉर्म करे होंगे और मेरे को एक आउटपुट मिल गया होगा।
तो ये है मेरा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डायग्राम, वही बेसिक डायग्राम ही है जो हमने अभी पहले पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं देखो आगे, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो अब यहाँ से असली थ्योरी शुरू होती है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। अब दीदी रजिस्टर क्या होता है, पहले हमें आप रजिस्टर बताओ। देखो रजिस्टर का मतलब क्या है, रजिस्टर है मेरा जो सीपीयू के अंदर जो छोटी और बहुत फास्ट मेमोरी होती है उसको बोलते हैं हम रजिस्टर। मतलब जो मेरे सीपीयू के अंदर छोटी सी मेमोरी है और वो सबसे ज़्यादा फास्ट है उसको मैं बोलूँगी रजिस्टर। और ये क्या है, ये डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखता है, टेम्परेरी होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब ये काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मेरा एक्यूमुलेटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, ये बहुत सारे होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ लो रजिस्टर का मतलब है ये मेरे सीपीयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जो सबसे फास्टेस्ट होती है और ये टेम्परेरी होल्ड करती है मेरे डेटा को। ठीक है, अब रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज क्या है कि मेरा एक कोई डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन है जिसमें जो मेरा इंटरकनेक्शन है ऑफ डिजिटल हार्डवेयर मॉड्यूल्स जो मेरे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किससे, रजिस्टर से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिकोडर से, अर्थमेटिक एलिमेंट से और कंट्रोल लॉजिक से। रजिस्टर बता दिया, डिकोडर यूनिट 1 में बता चुकी हूँ। अर्थमेटिक एलिमेंट्स मतलब जो मैं अपनी मैथ्स करने के लिए परफॉर्म करती हूँ, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें मेरी किस में आएंगी, अर्थमेटिक एलिमेंट्स में। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पार्ट क्या है, माइक्रो ऑपरेशन। अब माइक्रो ऑपरेशन का मतलब क्या है, माइक्रो ऑपरेशन का मतलब है ये मेरे जो भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर मेरे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं, जैसे मेरा शिफ्ट हो गया, काउंट हो गया, क्लियर हो गया, लोड हो गया। जो भी मेरा स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर जो भी मेरे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर्स पे, उसको मैं बोलती हूँ माइक्रो ऑपरेशन। क्या बोलती हूँ, माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या है कि जो मेरा इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल कंप्यूटर की, उसमें काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन होती हैं, जैसे सेट ऑफ रजिस्टर। अब सेट ऑफ रजिस्टर में क्या होता है कि सेट ऑफ रजिस्टर में वो मेरा क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है रजिस्टर को और उनके फंक्शन को, और मेरा सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन वही कि मेरे बाइनरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं माइक्रो ऑपरेशन लगा रही हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीज़ें, और मेरा कंट्रोल कि मेरा किस सीक्वेंस में कौन सा ऑपरेशन होगा, तो मेरा कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है दीदी, अब आते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में। ये क्या होती है, ये सिंबॉलिकल नोटेशन होती है मेरी, जो मेरी डिस्क्राइब करती है कि माइक्रो ऑपरेशन के ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं रजिस्टर्स के थ्रू। ठीक है, अब जैसे देखो एक सबसे, और ये जो रजिस्टर के ट्रांसफ़र होता है ये मेरा, इसके ना कुछ अलग अलग नोटेशंस होती हैं, जैसे, और ये हमेशा ना किस में होते हैं, कैपिटल लेटर्स में ही हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे मार का मतलब क्या है कि इट इज़ द रजिस्टर दैट होल्ड्स एन एड्रेस फॉर द मेमोरी यूनिट और कॉल्ड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो मेरे रजिस्टर के एड्रेस को स्टोर करेगा उसको मैं बोलती हूँ मार, मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अब ये वही है मेरे सारे रजिस्टर्स के क्या है, ये ऑलमोस्ट मेरे सारे तो नहीं कह सकती, मेरे ये कुछ रजिस्टर्स हैं, जैसे मार हो गया जो मेरा क्या है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। पीसी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर क्या 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 होता है कि वो मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करा के रखता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो मेरे करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब ये क्या है, R1 मतलब मेरा प्रोसेसर रजिस्टर, क्या है, प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है, अब मेरे ना रजिस्टर का ये ब्लॉक डायग्राम है, देखो ये मेरा रजिस्टर R है। ठीक है, ये मेरे रजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या कर रहा है, ये मेरा शो कर रहा है इंडिविजुअल बिट्स, ये मेरे इंडिविजुअल बिट्स को स्टोर करा के रख रहा है। ठीक है, जो भी मेरे रजिस्टर के बिट्स हैं उसको शो कर रहा है इंडिविजुअली। ठीक है, मोस्ट कॉमन वे क्या रिप्रेजेंट करने का रजिस्टर है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, जैसे हमने यही
ये तरीका है मेरे रजिस्टर को बनाने का कि हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया और उसके अंदर रजिस्टर R1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप्स जो हमने यूनिट 2 में पढ़े थे, इन एन n bit register are numbered in sequence from 0 to n-1 from rightmost position। अब मतलब कि मेरे जो इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप्स होंगे जो मेरे n बिट रजिस्टर के हैं वो मेरे सीक्वेंस में ऑर्डर में ही उधर उधर नंबर होंगे, ठीक है। और राइट मोस्ट पोजीशन से ही वो मेरे पता लगेंगे। देखो जैसे एक 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ से मार्क करेंगे, उसके सिर के ऊपर मार्क करेंगे कि वो 16 बिट का रजिस्टर है। तो अब 16 बिट का रजिस्टर है, इसका मतलब वो मेरा अगर 0 बिट से शुरू हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। हाँ दीदी 15 तक जाएगा। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है एक रजिस्टर की 16 बिट वाले की, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमने ये वाले रजिस्टर 2 को भी ना 2 हिस्से में बांट दिया कि मेरा 0 से लेके मतलब 8 बिट का मेरा है प्रोग्राम काउंटर, और फिर एक और 8 बिट का है मेरा प्रोग्राम काउंटर। ये है मेरा क्या, एक है मेरा L, एक है मेरा H। तो मैंने ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 प्रोग्राम काउंटर्स में, एक मेरा L है, एक मेरा H है, ठीक है। अब देखो, अब बिट्स क्या करी मैंने, असाइन कर दी 0 से लेके 7 तक। और सिंबल L का मतलब क्या, लो बाइट, H का मतलब है हाई बाइट, ठीक है। और मेरा ये 16 बिट का रजिस्टर बना जिसको मैंने नेम करा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता था, जो मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करा के रखता था, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो मेरा एड्रेस होता था वो स्टोर करा के रखता था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रजिस्टर ट्रांसफ़र। अब रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या होता है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसफ़र होती है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, लेकिन सिंबॉलिकल फॉर्म में, ठीक है। किस में, सिंबॉलिकल फॉर्म में, बाय मीन्स ऑफ अ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R2 R1। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा कंटेंट R1 का होगा, R1 में जो भी मेरा कंटेंट होगा वो मेरा R2 में चला जाएगा। जितना R1 में कंटेंट होगा वो R2 में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे R1 का कंटेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। लिखा है इसमें, कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर R1 डजंट चेंज, ठीक है। जो भी मेरे R1 का रजिस्टर का कंटेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल फंक्शन पे। अब ये क्या होता है, कंट्रोल फंक्शन का मतलब क्या है, जो भी मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस कंट्रोल कंडीशन में हो रहा है, कौन सी कंट्रोल या कौन से फ्लो में हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र टू अकर ओनली अंडर प्री डिटरमाइंड कंट्रोल कंडीशन, जैसे P = 1। P क्या है, मेरा कंट्रोल सिग्नल, जो मेरे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। तो समटाइम्स जो है हम उसको ना सेपरेट करते हैं कंट्रोल फंक्शन से, ठीक है। या तो वो मेरा कंट्रोल फंक्शन 1 होगा या 0 होगा, मतलब ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम उसको ऐसे कंट्रोल फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कोलन क्या रिप्रेजेंट करता है, टू टर्मिनेट दी कंट्रोल कंडीशन एंड ट्रांसफ़र ऑपरेशन। कॉलन रिप्रेजेंट करता है कि मैं उस कंट्रोल कंडीशन को टर्मिनेट कर दूं और अपने ऑपरेशन को ट्रांसफ़र करा दूं अगर मेरा P = 1 है, मतलब मेरा ट्रू है सिग्नल, या फिर मेरे को वो जाने दे रहा है, ठीक है। अब मेरा रजिस्टर ट्रांसफ़र जो है उसको मैं डिपेक्ट करती हूँ इस ब्लॉक डायग्राम से। देखो ब्लॉक डायग्राम में क्या बना है, ट्रांसफ़र फ्रॉम R2 to R1 व्हेन P = 1। जब मेरा कंट्रोल 1 है, कंट्रोल सर्किट P, और उधर लोड करा दूंगी R2 में, और ये मेरी लगी है इधर एक क्लॉक, ठीक है। अब देखो ब्लॉक डायग्राम ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना नहीं पूछता, तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम वो देखेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी पढ़ लेना एक बार। मैं अब आती हूँ ये बेसिक सिंबल्स वाले पे, कि बेसिक सिंबल्स जो मेरे रजिस्टर ट्रांसफ़र में यूज़ होते हैं। जैसे लेटर्स हैं, लेटर्स मेरे डिनोट क्या करते हैं रजिस्टर को, जैसे मार क्या था, क्या बताता था, अभी ऊपर ही बताया था, बिल्कुल। पैरेंथेसिस डिनोट करते हैं कि वो मेरा पार्ट है
पार्ट ऑफ द रजिस्टर, कि वो मेरे कितने पार्ट ऑफ द रजिस्टर तक जा रहा है। जैसे R2 है वो मेरा 8 बिट का है, तो वो 0 से लेके 7 तक जा रहा है। R2 है वो क्या है, लो बिट का है, ठीक है। एरो, एरो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, किसके थ्रू कौन सा मेरा डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, R1 से R2 ट्रांसफ़र कर रहा है। कॉमा क्या करता है कि मेरे सेपरेट करता है दो माइक्रो ऑपरेशन से। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा R1 का जो कंटेंट है वो मेरा R2 में जा रहा है, ठीक है। कॉमा का मतलब मेरा एक और ऑपरेशन हो रहा है, जो भी मेरे R2 का कंटेंट है वो मेरे R1 पे जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बस पे, बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र। अब देखो बस क्या होती है। बस मैंने बताया था कि जो भी मेरा सामान लेके जाने वाली रोड होगी वो मेरी क्या होगी, बस होगी। इतना बताया था मैंने, बताया था ना। तो बस का मतलब क्या है, जहाँ बस का मतलब बता रही हूँ, बस का मतलब है जो भी मेरा डेटा ट्रैवल करने का रास्ता है। क्या है, डेटा ट्रैवल करने का रास्ता, उसको मैं बोलूँगी बस। अब बस को हम ना एक कम्युनिकेशन पाथवे की तरह देखते हैं, जिसमें तीन तरीके होते हैं, मतलब थ्री टाइप्स की बस हैं। एक है मेरी डेटा बस, तीन टाइप की बस होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और मेरी कंट्रोल बस। अब इन तीनों में क्या क्या होता है, देखो एड्रेस बस, सॉरी डेटा बस में क्या होगा, जहाँ पे मेरा डेटा कैरी करके लेके जाएगा। एड्रेस बस मतलब एड्रेस कैरी करके लेके जाएगा। कंट्रोल बस मतलब मेरे कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेगा, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, क्लॉक हो गया, इन सब को वो मेरा कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। अब इसका भी ना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि हम ना कोई एक, जैसे सपोज करो हम दिल्ली में हैं, ठीक है। जो भी मेरा ट्रक है उसके अंदर मेरा सामान लोड है, सपोज करो, तो वो जो ट्रक है जिसमें सामान लोड है उसको तुम डेटा ले लो। क्या ले लो, ट्रक जो है, जो उसके अंदर सामान है उसको तुम ले लो डेटा, ठीक है। और जो मेरी हाईवे है उसको ले लो तुम बस, ठीक है। तो मेरा जो ट्रक है वो हाईवे पे चल रहा है, समझ गए मेरी बात। तो मतलब डेटा जो है वो मेरा डेटा थ्रू हाईवे जा रहा है। अब एड्रेस बोर्ड, जो भी मेरा एड्रेस बोर्ड है वो बताता है कि ट्रक को कहाँ जाना है, तो मेरा एड्रेस बस हो गया। जो मेरी ट्रैफिक लाइट होती हैं वो मेरे को बताने की कब मुझे कंट्रोल करना है, मेरे फ्लो को बताती हैं कि अब रुकना है, ग्रीन लाइट है तो रुकना है, रेड लाइट है तो मेरे को, हाँ सॉरी, रेड लाइट है तो मेरे को रुकना है और ग्रीन लाइट है तो मेरे को जाना है। तो वही मेरा कंट्रोल बस में होगा, वो मैंने कंट्रोल को बताएगी कब मुझे रुकना है, कब मेरे डेटा को जाना है, ठीक है। इतनी बात समझे। अब देखो, अब थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते हैं। ये मैंने अपनी भाषा में तुम्हें बता दिया और तीन टाइप बता दिए। अब देखो, अब इसमें पढ़ते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मैनी रजिस्टर। डिजिटल कंप्यूटर के पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं और बहुत सारे पाथ होते हैं जो उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प कराता है, और उसी को हम बोलते हैं कॉमन बस सिस्टम। क्या बोलते हैं, कॉमन बस सिस्टम। अब कॉमन बस सिस्टम में भी ना उसका स्ट्रक्चर है, जिसमें एक सेट ऑफ कॉमन लाइंस है, वन फॉर ईच बिट ऑफ अ रजिस्टर। वन मतलब मेरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं बस का। ये मैंने एक बस सिस्टम बनाया है फॉर 4 रजिस्टर। 4 रजिस्टर के लिए मैंने ये एक बस सिस्टम बनाया है। देखो, ये है मेरा रजिस्टर 1, रजिस्टर डी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी, रजिस्टर ए। 0 1 2 4 बिट का लिया है, ठीक है। मेरी ये क्या है, मेरा ये क्या कंट्रोल कर रहा है, मेरी ये 4 लाइन है और इधर ये मेरी है कॉमन और ये है मेरी बस, ठीक है। अब इधर एक बार देखो, ईच रजिस्टर हैज़ 4 बिट्स विथ नंबर 0 1 2 3 और 2 सेलेक्ट इनपुट या सेलेक्ट लाइन्स है, S1 और एस नॉट। ये मेरी S1 और S नॉट मेरी क्या है, सेलेक्ट लाइन्स हैं, ठीक है। क्या है, सेलेक्ट लाइन्स। और मेरा कितने का रजिस्टर है, 4 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। कितने का रजिस्टर है, 4 बिट का रजिस्टर है। आगे क्या लिखा है, द 16 आउटपुट्स ऑफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर्स, फॉर एग्जाम्पल MUX3। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे जो भी 16 आउटपुट आए हैं रजिस्टर को, मेरे कनेक्ट किससे हुए हैं, मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट हुए हैं, जिसका नाम है MUX3। क्या है, MUX3, ठीक है।
मक्स 3 से कनेक्ट हुआ है मेरे, और मेरी ये जो नीचे लिखा है D3 C3 B3 A3, इसका मतलब है ये मेरा आउटपुट है रजिस्टर ABCD का लास्ट बिट्स का, ठीक है, किसका, लास्ट बिट्स का। अब देखो ये क्या है, D0 C0 B0 A0, इसका मतलब है मेरे आउटपुट हैं रजिस्टर ABCD के, लेकिन वो फर्स्ट बिट का है, मतलब मेरी 3 तक जा रही है, ठीक है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 तक की जा रही थी ना, तो 3 वाला मेरा लास्ट रजिस्टर, लास्ट वाला बिट हुआ, फर्स्ट वाला बिट मेरा ये नॉट वाला आया हुआ, ठीक है, D0 C0 B0 वाला। अब इधर क्या है, हेयर मक्स 0 मल्टीप्लेक्सर्स द 4 zeros 4 bits of registers ABCD एंड सो ऑन। जो मेरी सेलेक्ट लाइन होंगी S1 और S0 वो चूज़ करेंगी 4 बिट को रजिस्टर में से, तो इसने 4 बिट को सेलेक्ट कर लिया, वही 0 0 0 1 1 0 1 1 बना दिया और ABCD सेलेक्ट करा दिया। जब मेरा S1 S0 0 होगा, देन जो डेटा होगा इनपुट ऑफ ऑल 4 मक्स, वो क्या होगा, आर सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट होगा और मैं उसको अप्लाई कर दूंगी आउटपुट पे, और वो मेरा फॉर्म करेगा बस, ठीक है। और मेरी जो बस लाइन रिसीव होंगी वो मेरी किधर रिसीव होंगी, रजिस्टर ए में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो कॉमन बस है 8 रजिस्टर्स के लिए 16 बिट्स वाला, वो हर एक कैरी कर रही है 16, वो हर एक बिट क्या क्या कैरी कर रही है, ईच रिक्वायर 16 मक्स, 1 फॉर ईच लाइन इन द बस। मतलब जितनी भी लाइनें मेरी हैं, हर एक लाइन के लिए मेरे को एक 16 मक्स चाहिए, लेकिन कितनी सेलेक्ट लाइन्स होनी चाहिए, 3 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए हर एक मक्स में, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है 3 स्टेट बस बफर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा जो भी मेरा 3 स्टेट गेट है वो डिजिटल सर्किट होगा, और उसमें 3 स्टेट होंगी, या तो लॉजिक 1 होगा, लॉजिक 0 होगा, या हाई इम्पिडेंस स्टेट होगा। हाई इम्पिडेंस का मतलब क्या हुआ कि वो बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह, मतलब कि जो मेरा आउटपुट है वो डिस्कनेक्ट होगा, क्या होगा, आउटपुट मेरा डिस्कनेक्ट होगा। जैसे इधर सपोज करो ए में मेरा जा रहा है नॉर्मल इनपुट, ठीक है, फिर इधर मेरा ना ये जो इनपुट था ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, और आउटपुट तक मेरा पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो ये है मेरा हाई इम्पिडेंस स्टेट, क्या है, हाई इम्पिडेंस स्टेट, ठीक है। अब एक बार ये बफर वाले को पढ़ लेना कि बफर क्या होता है, और इसका एक इंस्ट्रक्शन देख लेना। अब आते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र पे। मेमोरी ट्रांसफ़र क्या है, जहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है मेमोरी से थ्रू कहाँ, आउटसाइड द इन्वायरमेंट, उसको मैं बोलूँगी रीड ऑपरेशन। मतलब जो भी मेरी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो रहा है मेरे मेमोरी वर्ड से लेके आउटसाइड इन्वायरमेंट को, उसको मैं बोलूँगी रीड ऑपरेशन, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इनटू मेमोरी, उसको मैं बोलूँगी राइट। जो मेरी नई इन्फॉर्मेशन आई है उसको मुझे स्टोर कराना है मेमोरी में, तो उसको मैं बोलूँगी राइट ऑपरेशन, ठीक है। सिंबल फॉर मेमोरी वर्ड इज लेटर एम। मेमोरी को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, मेमोरी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बड़े वाले एम से, कैपिटल एम से। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास ना एक मेमोरी यूनिट है जो रिसीव करती है एड्रेस, कहाँ से, रजिस्टर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस रजिस्टर। हाँ दीदी पता है, आपने बता दिया। तो एड्रेस रजिस्टर का निमोनिक हुआ AR, क्या हुआ, AR। और DR क्या डिनोट करता है, डेटा ट्रांसफर्ड टू अनदर रजिस्टर कॉल्ड डेटा ट्रांसफ़र। जब मेरा डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगी, डेटा रजिस्टर। तो मेरा रीड ऑपरेशन कैसे बनेगा, रीड मेरा बनेगा कि मेरा एक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सपोज करो मेरे पास एक एड्रेस रजिस्टर है मेमोरी में, किस में, मेमोरी में एड्रेस रजिस्टर है। तो ये एड्रेस रजिस्टर मेरा कहाँ, क्या डेटा जो है कहाँ ट्रांसमिट करा रहा है, मेरे डेटा रजिस्टर में। कहाँ ट्रांसमिट करा रहा है, डेटा रजिस्टर में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है किस में, DR में। हाँ दीदी आपने यही बताया, कौन सी मेमोरी से, मेमोरी वर्ड M से, जो मेरी सेलेक्ट किसने करी है, एड्रेस रजिस्टर ने, ठीक है।
अगर ये मैं राइट ऑपरेशन लगाऊँ तो ऑपोजिट हो जाएगा, MAR वाला आगे आ जाएगा और R1 वाला इधर आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ट्रांसफ़र हो रहा है इंफॉर्मेशन का R1 रजिस्टर से हो रहा है कहाँ, मेरे एड्रेस रजिस्टर में। किस में हो रहा है, एड्रेस रजिस्टर में। जो मेरी मेमोरी ने एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट किया है उसमें मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आया है, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ दीदी, मतलब जो भी मेरे रजिस्टर्स के ऊपर माइक्रो ऑपरेशंस लग रहे होंगे, जैसे वही प्लस माइनस ये सब चीज़ें लग रही होंगी, तो वो देखते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस का देखो 2023 में भी 2024 में भी 5-5 नंबर का सवाल आया, तो इसको अच्छे से देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहला पार्ट लिखा है माइक्रो ऑपरेशन जो है वो मेरा एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो क्यों परफॉर्म करते हैं, हम डेटा को स्टोर कराने के लिए परफॉर्म करते हैं रजिस्टर्स में। और माइक्रो ऑपरेशंस को हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, पहला है रजिस्टर ट्रांसफ़र। रजिस्टर ट्रांसफ़र मतलब मेरा जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है बाइनरी इंफॉर्मेशन का एक ट्रांसफ़र एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, उसको मैं क्या बोलती हूँ, रजिस्टर ट्रांसफ़र। दोबारा बताती हूँ, रजिस्टर ट्रांसफ़र का मतलब है जब मेरा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मेरी जो भी डेटा होगा उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको मैं बोलूँगी रजिस्टर ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, मतलब मेरे वो परफॉर्म करके देगा अर्थमेटिक ऑपरेशंस मेरे न्यूमरिक डेटा पे जो मेरे स्टोर हुए हैं रजिस्टर्स में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे मेरे किस में आएंगे, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस में आएंगे। थर्ड क्या है, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस, जो मेरे बिट्स को मैन्युपुलेट कर देता है। क्या कर देता है, मैन्युपुलेट कर देता है, लॉजिक वाला सोचता है। ठीक है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये सारे किस में आएंगे, मेरे लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस में। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस में मतलब मेरे को मेरा ये शिफ्ट करा दो, लेफ़्ट शिफ्ट करा दो, राइट शिफ्ट करा दो, पढ़ा है ना हमने, ये वही है। तो मेरे माइक्रो ऑपरेशंस कितने तरीके के होते हैं, दोबारा, रजिस्टर ट्रांसफ़र, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, द रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन डज नॉट चेंज द इंफॉर्मेशन कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरा रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन हो रहा है तो मेरा जो भी ऑलरेडी रजिस्टर में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो चेंज किसी भी हालत में नहीं होगी जब तक मेरा कोई अर्थमेटिक, लॉजिकल या शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन नहीं लगता। क्योंकि अर्थमेटिक लगेगा, अर्थमेटिक में जैसे मैंने किया, जैसे सपोज करो एक रजिस्टर में 5 सेव था, एक रजिस्टर में 3 सेव था। अब मैंने इन दोनों के बीच में माइक्रो ऑपरेशन लगाया ऐड का, तो मेरा रिज़ल्ट क्या आया, 8 आया। तो ये 8 ने मेरे ये जो इनपुट वाले कंटेंट थे इनको चेंज कर दिया और मेरा आउटपुट चेंज है। तो ये यही कह रहा है, रजिस्टर ट्रांसफ़र जब तक मेरा कंटेंट चेंज नहीं करेगा जब तक मेरा कोई अर्थमेटिक, लॉजिकल या शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन नहीं लग जाता। ठीक है, जैसे ये देखो, जैसे मैंने क्या किया, वही क्या किया, ये देखो, ये मैंने अभी तुम्हें ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाया है कि मैंने 5 + 3 करा और मैंने उसको किस में सेव करा दिया, क्या बन गया, 8। यही लिखा है, R1 + R2 मेरा कहाँ जाके सेव हो गया, R3 वाले रजिस्टर में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये मेरा स्पेसिफाई कर रहा है ऐड माइक्रो ऑपरेशन, और जो भी मेरा कंटेंट R1 में ऐड हुआ है, R2 का कंटेंट वो मेरा ट्रांसफ़र किस में हो गया, रजिस्टर R3 में। ठीक है, अब ऐसे ही सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन है, मतलब मैंने इसमें ये इम्प्लीमेंट करते हैं हम कैसे, कॉम्प्लीमेंट और एडिशन से। सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन मेरा कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट से और एडिशन से। इधर क्या करूँगी, इधर मैंने R1 - R2 करना है। ठीक है, R1 - R2 करना है, तो R1 को तो मैं एज इट इज़ ही रखूँगी, R2 का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी और उसके अंदर +1 कर दूँगी। मतलब ये मेरा क्या हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट लिया है मैंने। क्या लिया है, 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या लिया है मैंने, 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, किसका, R2 का। तो इससे मेरा जो भी सब्ट्रैक्ट करना था R1 - R2 वो आ जाएगा, और वो मेरा कौन से रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा, R3 में जाके स्टोर हो जाएगा। तो
तो ये होता है मेरा सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, वेयर R2 इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2, एड 1 टू द वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट टू 2 कॉम्प्लीमेंट, यही बताया, ये हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा है। तो हम क्या लेंगे, R1 को एज इट इज़ लेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज़ लेंगे, और जिसको साथ में उसके माइनस करना होगा उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, लेकिन उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। तो हेंस दी सब्ट्रैक्शन ऑफ R1 माइनस R2 क्या बन जाएगा, R1 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2। हाँ दीदी ये आपने पहले बता दिया। अब आते हैं एक और माइक्रो ऑपरेशन में, ये है इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन। इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन मतलब जो मेरे कोई भी वैल्यू को क्या करा देगा, +1 से इंक्रीमेंट करा देगा, मतलब उसमें एक ऐड करा देगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, R1 में हमने एक ऐड करा दिया और उसको किस में स्टोर करा दिया, R1 में ही स्टोर करा दिया। तो वही क्या लिखा है इसकी थ्योरी में, ये इंडिकेट करता है इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन द कंटेंट ऑफ R1 रजिस्टर। R1 वाले रजिस्टर में ही मैंने उसको +1 से इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक है। अब आते हैं डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन पे। अब डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन में क्या होता है दीदी, वो माइनस करा देगा। हाँ दीदी ये तो नाम से पता लग रहा है कि -1 करा देगा, और मेरे ये ऐसे हो जाएगा, R1 माइनस 1 करूँगी और मेरे R1 में ही जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा से देखो, कितने हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन और डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन। तो यही सारे लिख के आना अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन में, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी एडर में। बाइनरी एडर क्या करता है, बाइनरी एडर मेरा जनरेट कराता है अर्थमेटिक सम को, जो मेरे दो बाइनरी नंबर दिए होंगे कोई भी लेंथ के। क्या दीदी मतलब समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा तसल्ली से बताओ। मतलब कि मेरे पास सपोज करो दो बाइनरी नंबर हैं और मुझे उनका सम करना है, तो मैं उनका बाइनरी एडर से सम करके दिखाऊंगी, ठीक है। किससे करके दिखाऊंगी, बाइनरी एडर से। अब इधर देखो, इधर मेरे रजिस्टर R1 है जो मेरा यूज़ कर रहा है किसमें, डेटा फ्रॉम ए इनपुट से वो डेटा ले रहा है, और R2 है जो मेरे B इनपुट से ले रहा है। तो सम ऑफ ए और बी जो मेरा था वो तीसरे रजिस्टर में जाके स्टोर हुआ R3 में, ठीक है। और बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर मतलब मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दोनों कंबाइन हो रहे हैं एक वन कॉमन सर्किट में, किसके थ्रू, XOR गेट के थ्रू, और वो फुल एडर करा के दे रहा है। क्या फुल एडर करा के दे रहा है, ये मेरा बाइनरी एडर था, ये हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है, दोबारा पढ़ाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे का लेक्चर बताया यार, अब इतनी तो उम्मीद कर सकती हूँ ना कि तुम्हें आता हो, ठीक है। अब देखो ये मेरा है फुल एडर XOR से, ये भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है। देखो अब M0 का मतलब क्या हुआ कि मेरा सर्किट, क्योंकि मैंने बताया कि इसका मतलब है कि मेरा बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर का मतलब है कि मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करके दे रहा है, मतलब दोनों चीज़ें मेरी इसी में हो रही हैं। तो अब दीदी ये हो कैसे रही हैं, कि मेरी XOR गेट के थ्रू हो रही हैं, ठीक है दीदी इतनी बात समझ गए। अब दीदी अगर, लेकिन ये दोनों चीज़ें बिहेव कैसे करेंगी, देखो अगर मेरा M0 होगा तो मेरा सर्किट एडर की तरह बिहेव करेगा, अगर M मेरा 1 होगा तो वो सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा, और अगर जब मेरा M0 है तो हर एक XOR गेट का इनपुट जो होगा वो B आएगा, और सर्किट क्या परफॉर्म करेगा, वही एडिशन परफॉर्म करके देगा। अभी देखा, अगर M1 हुआ तो XOR गेट में मेरा इनपुट क्या आएगा, B बार, मतलब B का क्या कॉम्प्लीमेंट, और अगर C01 हुआ तो सर्किट परफॉर्म करके देगा मेरा सब्ट्रैक्शन, क्या करके देगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी इंक्रीमेंटर पे, क्या वही +1 से मेरे को इंक्रीमेंट कराना है, तो वही लिखा है, एक बार इसको देख लेना। इसका क्या है कि ये मेरे किससे बना है, ये मेरे हाफ एडर से बनाया, मैंने किससे, हाफ एडर से बनाया है। अब आते हैं अर्थमेटिक सर्किट पे। अब इसका मतलब क्या है, हमने एक FA लिया और मक्स लिया और हमने 4 बिट का अर्थमेटिक सर्किट बनाया है। इधर देखो
ये मेरे 4 बिट का अर्थमेटिक सर्किट है। देखो मैं जेन्युइन चीज़ें बताऊँ, ये सारे ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछता है, ये सारे ब्लॉक डायग्राम नहीं आते, तो वो चीज़ें पढ़ो जो तुम्हारे मिड टर्म में आएंगी और एंड टर्म में आएंगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बाई चांस किसके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है तो वो ये देख सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम वेला टाइम वेस्ट करो इन सब चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि बेफालतू में क्यों इसमें करना जब तुम्हारा ये इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है ये बाइनरी एडर वाला। क्योंकि मैंने अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस तुम्हें चारों करा दिए। कौन कौन से थे, कौन कौन से थे जल्दी बताओ, ऊपर पढ़े थे हमने, जल्दी 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 बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग को अभी तो बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़े थे किसके, अर्थमेटिक के। अब हम आते हैं लॉजिकल वाले पे, किस पे, लॉजिकल वाले पे। लॉजिकल वाला नीचे है, हाँ दीदी लॉजिकल वाला नीचे। अब लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन में जो मेरे एक्स और माइक्रो ऑपरेशन हैं, जब मेरे 2 रजिस्टर R1 और R2 दिए होंगे तो वो मेरे ऐसे, मेरे को एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो R1 एक्स और का सिंबल लगा दूंगी और वो R1 में ही स्टोर करा दूंगी, ठीक है। अब जैसे R1 का कंटेंट मेरा ये है, तो हम देख रहे थे लॉजिकल एक्सॉर वाला, हमने ये देख लिया था कि इसका एक्सॉर वाले का सिंबल ही होता था। तो देखो R1 में हमने कंटेंट डाला 1 0 1 0 और R2 में हमने कंटेंट डाला 1 1 0 0। अब एक्सॉर में सबको पता होगा कि अगर 2 सेम आ जाते थे, जैसे 1 1 2 सेम आ जाते थे तो इसका आउटपुट 0 आता था, और 0 0 अगर सेम आ जाएंगे तो इसका आउटपुट भी 0 आएगा, और अगर 2 डिफरेंट होंगे तो इसका आउटपुट 1 आता था। इतना सबको पता है। तो देखो 2 2 सेम है तो आउटपुट 0, 2 डिफरेंट है आउटपुट 1, 2 डिफरेंट है आउटपुट 1, 2 सेम है आउटपुट 0, ठीक है। तो ये मेरा एक्सॉर करके आ गया 0 1 1 0 इज़ द कंटेंट ऑफ R1 आफ्टर P इक्वल टू 1। मतलब जब मेरा लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन में लगाऊंगी तो मेरा R1 में जाके क्या स्टोर होगा, 0 1 1 0, ये जाके मेरे R1 में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा यही है कि इसी में मैंने स्टोर कराना है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब आते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स। सिंबल ये मेरा क्या डोनेट करता है, और माइक्रो ऑपरेशन, ये एंड हमने डीएम में भी पढ़ा है और इसकी यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ा है, तो सबको पता होगा कि और का ऑपरेशन है ये मेरा, सॉरी ये और का सिंबल है, ये मेरे एंड का सिंबल है, ठीक है। अब प्लस अकर कब करता है, जब मेरे रजिस्टर के बीच में क्या हो रहा हो, एडिशन हो रहा हो। और मेरा प्लस क्या करता है, कंट्रोल फंक्शन में भी अकर करता है जब मेरा और ऑपरेशन होता है। क्या होता है, जब मेरा और ऑपरेशन होता है, तो प्लस का मतलब मैं उसमें और ऑपरेशन लगा रही हूँ, ठीक है, और ऑपरेशन लगा रही हूँ। जैसे देखो R2 प्लस R3 का जो सम था वो मेरे R1 में जाके स्टोर हुआ, ठीक है। और मैंने एक और माइक्रो ऑपरेशन लगाया, कॉमा सा मतलब मैंने एक और ऑपरेशन लगाया जिसमें R5 रजिस्टर का हमने और कराया और R6 का और कराया, और मेरा वो कहाँ जाके स्टोर हुआ, R4 रजिस्टर में, ठीक है। ये होते हैं मेरे कुछ सिंबल का रिप्रेजेंटेशन। अब ये कुछ हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन भी है, ये भी एक बार देख लेते हैं कि मोस्ट कंप्यूटर्स में हम 4 लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, एंड और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये ऐसे कुछ हम शो करते हैं 4:1 के मक्स में, और ये हमने एंड का लगाया, और का लगाया, एक्सॉर का और नॉट का। तो ये मैंने वही जो मेरे 4 ऑपरेशंस थे उनको ब्लॉक डायग्राम में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ठीक है दीदी, इतनी बात समझ गए। अब आओ नीचे, द आउटपुट ऑफ द गेट्स आर अप्लाइड टू द डेटा। जो भी मेरे आउटपुट होंगे डेटा के वो मैंने अप्लाई करे हैं डेटा इनपुट पे, किसके, मक्स पे। और फॉर अ लॉजिकल सर्किट अगर मेरा n बिट्स का है तो ये जो डिजिट्स होंगी ये रिपीट होंगी मेरी n टाइम्स। कितनी बार, n टाइम्स रिपीट होंगी। जैसे देखो ये फंक्शन टेबल देखो, S100 है वही, अगर E में मैंने लगाया A, ये क्या है मेरा, एंड लगाया A एंड B, तो ये एंड ऑपरेशन लगाया मेरा।
ए और बी, तो ये और का ऑपरेशन लगा है। तो S1 और S0 ये जो मेरी सेलेक्ट लाइंस होंगी, इसकी वैल्यूज़ मेरे को बता रखी हैं कि एंड पे 0 0 होगी, और पे 0 1 होगी, XOR पे 1 0 होगी, और कॉम्प्लीमेंट पे 1 1 होगी। तो ये मेरे आउटपुट आएंगे इन सेलेक्ट लाइंस में, मेरे ये आउटपुट आएंगे। ठीक है। अब शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है कि या तो हम अपने बाइनरी जो हमारे 0 1 होते हैं उनको हम लेफ़्ट शिफ्ट कराना चाहते हैं, या हम उसको राइट शिफ्ट कराना चाहते हैं। ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर सीरियल एडर ट्रांसफ़र। हम किस लिए यूज़ करते हैं इसको? सीरियल एडर, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। जो भी मेरा कंटेंट होगा रजिस्टर का, बताया मैंने, लेफ़्ट या राइट शिफ्ट हो जाएगा। और जब हम लेफ़्ट और राइट शिफ्ट कर रहे होंगे तो मेरा जो बिट होगा, द सीरियल इनपुट ट्रांसफ़र होगा, वो किस में हो जाएगा? लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। और 3 टाइप के शिफ्ट्स होते हैं, लॉजिकल, सर्कुलर और अर्थमेटिक। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखो SHL का मतलब है शिफ्ट लेफ़्ट। हमें R1 वाले रजिस्टर में जो भी था हमने उसको शिफ्ट लेफ़्ट कर दिया और R1 में ही स्टोर करा दिया। ठीक है दीदी। अब शिफ्ट राइट मतलब SHR, इसका मतलब है शिफ्ट राइट। हमने शिफ्ट राइट किया और उसी राइट में जाके स्टोर करा दिया। ठीक है दीदी। अब दीदी CIL, ये फर्स्ट हमने देख लिया। CIL मतलब सर्कुलर शिफ्ट कराया लेकिन लेफ्ट रजिस्टर में। ठीक है। और CIR मतलब सर्कुलर शिफ्ट कराया राइट में। ASHL अर्थमेटिक शिफ्ट कराया लेफ्ट R1 का और फिर R1 में ही स्टोर करा दिया। फिर अर्थमेटिक शिफ्ट राइट कराया और हमने R2 में ही स्टोर करा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ये देखो ये क्या लिखा है, हार्डवेयर कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद अ कॉम्बिनेशनल सर्किट शिफ्टर। जो हमें नीचे हम देखते हैं, जो 4 बिट का शिफ्टर है उसमें 4 डेटा इनपुट गई हैं A0 थ्रू A3 और 4 डेटा आउटपुट गए हैं जो मेरे होंगे H0 से लेके H3 तक। मतलब मेरा इनपुट होगा A0, A1, A2, A3, ये 4 मेरे इनपुट होंगे। आउटपुट में मिलेगा मेरे को H0, H1, H2, H3 और 2 सीरियल इनपुट्स होंगे। एक होगा मेरा शिफ्ट लेफ़्ट के लिए IL और मेरा होगा शिफ्ट राइट के लिए जो होगा IL। और जब भी मैं अपनी सिलेक्शन वाले इनपुट को मतलब सेलेक्ट लाइन को S = 0 होगी तो मेरा जो इनपुट डेटा होगा वो शिफ्ट क्या होगा? शिफ्ट राइट होगा हमेशा। और S = 1 है तो मेरा वो शिफ्ट लेफ़्ट होगा हमेशा। ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसका ये बनाया मैंने एक ब्लॉक डायग्राम। देखो 4 इनपुट गए हैं मेरे और कितने मक्स हैं? 4 मक्स बनाएंगे और इन चारों मक्स में मेरा ये सीरियल इनपुट गया IR। ठीक है। सेलेक्ट लाइन S0 S1 शिफ्ट राइट के लिए थी 0, शिफ्ट लेफ्ट के लिए थी 1। जो मेरा डाउन होगा उसके लिए 0, जो मेरा अप है उसके लिए 1। ठीक है। तो मैंने मक्स के थ्रू इसके अंदर पहुंचाया तो मेरे कितने आउटपुट मिले? 4 आउटपुट मिले। हाँ दीदी। अब इसका देखो फंक्शन टेबल कैसे बनाया, H0, H1, H2, H3। अब S0 जो है 0 का जो H0 है वो 0 पे कहाँ जा रहा है? IR पे जा रहा है। और जो S0 0 पे H1 A0 पे जा रहा है, H2 A1 पे, H3 A2 पे। देखो ना, H मेरा IR 0 पे गया, यही है। ठीक है। IR 0 पे मेरा कहाँ गया? H0 पे। कहाँ गया? H0 पे। हाँ दीदी ये H0 दिया है हमें। हाँ। और फिर हमें जो हमारा A0 H1 है, A0 गया मेरे पास, किधर गया? 0 पे। और क्या मिला मेरे को? H1 मिला। हाँ दीदी बिल्कुल सही। A2 कहाँ गया? अब दीदी A2 तो नीचे आएगा क्योंकि वो 1 पे आ गया। मैं अभी 0 वाले देख रहा हूँ तो 0 वाला मैंने ये हो गया। अब मैं 0 वाला और कहाँ है? 0 वाला मेरा A1 पे है। A1 वाला 0 मेरा H2 पे जा रहा है। हाँ जी दीदी बिल्कुल, तो ये कर दिया। A2 वाला कहाँ जा रहा है? H3 पे।
ऐसे ही 1 वाले भी देख लेंगे कि 1 वाला H0 पे A1 पे जा रहा है, A2 पे जा रहा है H1, A3 H2 पे जा रहा है, IL H3 पे जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। अब आते हैं अपने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिज़ाइन पे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी मैंने C++ का वो डाला था बेसिक, उसमें बताया है कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम मेरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को कि वो हमें को वो परफॉर्म करके दे दे, वो है मेरा प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रोसेस को जब मैं एग्जीक्यूट करा देती हूँ तो वो मेरा बन जाता है क्या, प्रोग्राम। अब प्रोसेस जैसे जैसे सपोज करो तुम्हारे पास GTA गेम है, ठीक है। अब GTA गेम तुम्हारे पास ऐसे इंस्टॉल्ड रखी है तो प्रोसेस वो रखा है, लेकिन जब तुम उसको उसमें जो भी तुम्हारा लॉगिन हो या क्या हो उसको तुम खेलना शुरू कर दो तो तुम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस मेरा जब एग्जीक्यूट करने पे आ जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, GTA मेरी क्या बन जाएगी, प्रोग्राम। क्या बन जाएगी, प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या लिखा है इसकी एक बार थ्योरी भी देख लो। प्रोग्राम इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that specify the operations, operands and the sequence by which processing has to occur। जहाँ पे मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट होनी हो, या एक और चीज़ लिख सकते हो, प्रोग्राम इज अ set of instruction that we specify to the computer so that it can perform। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो ताकि वो मेरा वो काम हमें करके दे दे। अब इसमें अलग अलग थोड़ी बेसिक चीज़ें आती हैं। पहली आती है इंस्ट्रक्शन कोड। अब जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कुछ कोड में होता है। अब वो क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट कैन इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बिट्स दूंगी कंप्यूटर को ताकि वो मेरे स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दे। ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इन इंस्ट्रक्शन का, कि ये ऑपरेशन कोड होते हैं जिनको मैं बोलती हूँ ओपी कोड। ऑपरेशन कोड क्या होते हैं, ओपी कोड। अब ये ओपी कोड क्या है, ये ओपी कोड मेरा ग्रुप ऑफ बिट्स है जो मेरे डिफाइन करता है कैसे ऑपरेशंस को, कि मैं ऐड कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या शिफ्ट कर रही हूँ, या कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ऑप कोड पढ़ा। ऑप कोड क्या है, मेरा बेसिक पार्ट है इंस्ट्रक्शन का जो मेरा ऑपरेशन कोड है। और क्या क्या हो सकता है इसमें, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये इसका हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का, इसको इन डेप्थ अब इधर देखते हैं। अब देखो, कंप्यूटर जो है वो मेरा ऑर्गेनाइज्ड होता है एक प्रोसेसर रजिस्टर में, जिसको मैं बोलती हूँ एक्यूमुलेटर। क्या बोलती हूँ, एक्यूमुलेटर। और एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है फर्स्ट पार्ट जो है मेरा प्रोसेस रजिस्टर। क्या है, प्रोसेस रजिस्टर, जो मेरे क्या स्पेसिफाई करता है, ऑपरेशन को, ताकि वो परफॉर्म हो सके। और दूसरा पार्ट क्या करता है, सेकेंड पार्ट मेरा इंस्ट्रक्शन कोड को स्पेसिफाई करता है कोई एड्रेस को। ठीक है, और मेरा मेमोरी एड्रेस क्या करते हैं, वो मेरा कंट्रोल बताते हैं कि कहाँ पे मेरे को ऑपरेंट मिलेगा मेमोरी में, और उस ऑपरेंट को मैंने रीड कैसे करना है मेमोरी से, और उसको यूज़ कैसे करना है उस डेटा के लिए, ताकि मेरे को एक प्रॉपर जो भी मेरा डेटा स्टोर्ड है उसमें मिल जाए। ठीक है, अब देखो इसका ना क्या क्या कितने कितने बिट कौन लेता है। देखो, जो मेरा एड्रेस होता है वो मेरी 12 बिट लेता है। कितनी लेता है, 12 बिट। तो 0 से लेके 11 तक जाएगा, इधर मेरा एड्रेस आएगा। और 2 बिट मेरी क्या लेता है, 2 बिट मेरी लेता है ऑप कोड। ठीक है, 12 से लेके 14 तक मेरी 2 वो लेता है। और एक मेरी ये मेरा फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का, कि मेरे इंस्ट्रक्शन कैसे जाती हैं। ठीक है, अब देखो नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा होगा। ये था फिगर 1 मेरा क्या था, स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एड्रेस मेरा कहाँ तक जा रहा है, 12 बिट का होता है, 0 से लेके 11 तक जाएगा एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। और 3 बिट का देखो इधर ऑप कोड है, क्या है, 3 बिट का। कभी वो 3 बिट का होता है, कभी हम इंस्ट्रक्शन में लगा देते हैं तो वो 2 बिट का हम डिवाइड कर देते हैं। बाइनरी ऑपरेंट देखो कितने का है, ऑब्वियसली दीदी ये पूरा तो 15 बिट का ही है ना, तो 15 बिट में ही तो बांटा है, तो बाइनरी ऑपरेंट 15 बिट का है। अब ये जो मेमोरी है, ये मेरी मेमोरी की क्या है, स्पेसिफिक है। इसमें क्या क्या आता है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आता है मेमोरी में,
और मेरे को जो भी ऑपरेंड से डाटा लगाना है, ठीक है। और प्रोसेस रजिस्टर क्या है, जो मेरा एक्यूमुलेटर है, जो मेरा क्या है, एक्यूमुलेटर। अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। मेमोरी में मेरी वन सेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का जो हम स्टोर करके रखते हैं, और दूसरा सेक्शन क्या होता है, जो डेटा हम स्टोर करके रखते हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्शन का, दूसरा होता है डेटा का। और मेरी फॉर अ मेमोरी यूनिट विद 1096 वर्ड्स वी नीड 2 की पावर 12, दैट इज 12 बिट्स टू स्पेसिफाई एन ऑर्डर्स। मतलब मेरी मेमोरी यूनिट विद 1096 वर्ड्स जो हैं उसके लिए मेरे को 12 बिट चाहिए मेरे एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, एक मेमोरी में वर्ड है 16 बिट का, और 4 बिट को हम यूज़ करते हैं ऑप कोड के लिए, और 12 बिट को हमें स्पेसिफाई करना होता है एड्रेस किसके लिए, ऑपरेंट के लिए, ठीक है। तो ये मेरा 16 बिट का मेमोरी है, और एड्रेस कितने तक जाएगा, 0 से लेके 11 तक, ठीक है। और 4 बिट मेरे किधर जा जाएंगे, क्योंकि मेरे को 16 बिट का बनाना है, तो मतलब 12 इधर चले गए, तो मेरे को 4 बिट का मतलब मेरे को ये 15 तक ही, इधर ये 16 तक ही बनेगा, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, एक्यूमुलेटर क्या होता है जिसको हम एसी से डिनोट करते हैं, एक्यूमुलेटर होता है सिंगल प्रोसेसर रजिस्टर। एक ही प्रोसेसर का रजिस्टर होता है, उसको मैं बोलती हूँ एक्यूमुलेटर। और इसमें कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्लियर एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। इसको क्या है, इसमें कोई नीड नहीं होती ऑपरेंट को मेमोरी से, एक्यूमुलेटर को कोई नीड नहीं पड़ती कि वो मेमोरी से ऑपरेंट की ज़रूरत पड़े उसको, ठीक है। ये होता है मेरा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर दोबारा रिपीट करते हैं, सिंगल प्रोसेसर रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं, क्लियर एसी, कॉम्प्लीमेंट एसी, इंक्रीमेंट एसी। और कोई भी ऑपरेंट मेरे को मेमोरी से लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब पहले जो मैंने चीज़ें बताई इनको थोड़ा सा गैस्प करने की कोशिश करो कि मैंने क्या क्या इतनी जल्दी जल्दी बता दिया। देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये सारी थ्योरी है, एट दी एंड तुम्हें रटनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जितना समझा सकती हूँ अपना 1000% दे के तुम्हें समझा रही हूँ। बाकी अगर कभी इधर उधर हो जाए तो देख लेना यार। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, अब जब ये है ही सारी थ्योरी तो मैं भी तुम्हें क्या ही बताऊँ इसको। और एक्यूमुलेटर का एक और काम होता है कि वो मेरी कैलकुलेशन के रिजल्ट को होल्ड करता है, कैलकुलेशन के रिजल्ट को होल्ड करके रखता है, वो होता है मेरा एक्यूमुलेटर। ये चीज़ याद रखना, जो मैं हिंदी में बता रही हूँ ना वो चीज़ समझो, ठीक है। अब देखो दो टाइप के एड्रेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेस। अब देखो हम कंसीडर करते हैं कि मेरा यही इंस्ट्रक्शन कोड का फॉर्मेट है, एड्रेस फिर ऑप कोड फिर इनडायरेक्ट एड्रेस, जिसको मैं आई से बताती हूँ, जो मेरा सिर्फ 1 बिट का होता है। और 3 बिट का मेरा क्या है, ऑपरेशन कोड। 12 बिट का क्या है, ऑपरेंट, जो मेरा डेटा जो जिसमें मुझे ऑपरेटेड मतलब जिस डेटा के ऊपर मेरे को कोई ऑपरेशन कराना है वो होगा मेरा एड्रेस, जो ये 12 बिट का ऑपरेंट है। और ऑप कोड मतलब जो भी मेरे 3 बिट का ऑपरेशन कोड होगा, जो भी मुझे लगाना होगा। आई का मतलब इनडायरेक्ट एड्रेस। अगर आई मेरा 0 होगा इसका मतलब वो डायरेक्ट एड्रेस मोड है। आई इक्वल टू 1 हुआ तो मतलब वो मेरा इन एड्रेस मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड है। अब डायरेक्ट एड्रेस मोड में क्या होता है दीदी, देखो डायरेक्ट एड्रेस मोड में क्या होता है कि ये मेरा एक्यूमुलेटर है, ये मेरा एक्यूमुलेटर है, मैंने अपना प्लस का दिया कि मुझे प्लस कराना है, और इधर कुछ ऑपरेंट था, जैसे ये था मेरा ऑपरेंट। तो अब ये प्लस मेरे को कैसे करा के देगा, ये पहले मेमोरी में लिखेगा 0, देन ये लिखेगा ऐड, देन ये लिखेगा 4 5 7 और मेरे को ऐड करके दे देगा, ठीक है। अब ये था मेरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में देखो, इनडायरेक्ट में भी मेरे को प्लस कराना है, लेकिन ऑपरेंट ये रहा मेरा 1350। अब ये ऑपरेंट कुछ इसके मेरे जो स्टोर होगा, ये मेरा एड्रेस है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस में स्टोर हुआ होगा, ये मेरी वैल्यू है। तो 300 एड्रेस पे मेरा 1350 स्टोर हुआ है, और 35 पे मेरा क्या है कि उसमें मेरा 1 है, मैंने 1 क्या दिया, 1 क्या है मेरा
वन किस लिए यूज़ किया था हमने, इनडायरेक्ट के लिए। देन हम ऑप कोड क्या है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, 300 ऐड करना है, ठीक है। और इधर देखो, इधर क्या था, ज़ीरो मतलब डायरेक्ट के लिए ऑप कोड, देन इधर क्या था मेरा, ऑपरेंट, ठीक है। ये डिफरेंस है मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। देखो डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में मेरे को कोई दूसरे मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट एक मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर करा दूंगी। देन मैं अपने ऑपरेटर को कोई एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराया, जैसे 457 पे, मेरे को ये जो इसका एड्रेस था ये किसी और जगह जाके स्टोर नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या था, मेरा ऑपरेंट था 1350 पे, तो मेरे को 1350 का एड्रेस किसी और डब्बे में जाके स्टोर कराना पड़ेगा। इनडायरेक्ट में ये होगा, ठीक है। वही होता है ना कि तुम डायरेक्टली किसी को नहीं बोलते कि तुम उसको पसंद करते हो या नहीं करते, तुम इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करते हो कि भाई यार ये तो मेरे को पसंद नहीं है, मतलब समझ नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अब इसकी थ्योरी लिखी है। इन फिगर ए आई इक्वल टू 0 इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्या है, एक डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ऑप कोड क्या स्पेसिफाई कर रहा है, मेरा ऐड का इंस्ट्रक्शन। और कंट्रोल क्या फाइंड कर रहा है, मेरे ऑपरेंट को जो मेरी मेमोरी में है, जिसका एड्रेस है 457, और उसको ऐड कर दे रहा है कंटेंट टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। किस में ऐड कर दे रहा है, एक्यूमुलेटर में। अब i इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है, वो मेरा इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, और एड्रेस पार्ट मेरा है 300। और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मेरा कहाँ जा रहा है, एड्रेस 300 पे, ताकि वो फाइंड कर सके एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट जो है मेरा 1350, ठीक है। अब एक है इफेक्टिव एड्रेस, जो मेरा फिगर ए में देखा था, वो है मेरा क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू रीड द एड्रेस, ये मेरी पहली रेफरेंस है ताकि मैं रीड कर सकूँ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर रजिस्टर पे, इन डेप्थ पढ़ते हैं। कंप्यूटर रजिस्टर क्या बताया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक मेरी मेमोरी में सबसे छोटी मेमोरी होती है जो मेरी सबसे फास्ट होती है, लेकिन ये मेरी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखती है, ठीक है। The computer needs processor registers for manipulating data and a register for holding a memory address. The basic computer register are shown. मतलब मेरे ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखती है और उसको डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। पीसी क्या है, पीसी है मेरा प्रोग्राम काउंटर, जो मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करा के रखता है। और ये कितने बिट का होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, कितने बिट का होता है ये, जल्दी बताओ यार, क्या कर रहे हो। 12 बिट का होता है। कितने बिट का, 12 बिट का। कितने बिट का, 12 बिट का। अब ए आर क्या है, ए आर है मेरा एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या है, जो मेरे मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, जो मेरे मेमोरी के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ये कितने बिट का है, 12 बिट का दीदी, ठीक है। अब आई आर क्या है दीदी, आई आर का मतलब है मेरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब ये क्या करता है, ये मेरे करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। और ये कितने बिट का है, 16 बिट का। कितने बिट का, 16 बिट का। अब मेरा टी आर क्या है, टी आर है मेरा टेम्परेरी। ये सारे टाइप्स हैं ना रजिस्टर के। टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर क्या करता है, ये एक्स्ट्रा टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है। और ये कितने बिट का है, 16 बिट का। डी आर क्या है दीदी, डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर भी कितने बिट का है, 16 बिट का। और ये क्या कर रहा है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। ये आई ओ टी आर और आई एन आर का मतलब है, क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। क्या है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अब ये क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डेटा एक्सचेंज कराता है। क्या कराता है, डेटा एक्सचेंज कराता है, ठीक है। एसी अभी बताया, एक्यूमुलेटर होता है जो मेरी कैलकुलेशन के रिजल्ट को होल्ड करके रखता है। और ये कितने बिट का है, 16 बिट का, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब ये सारा वही लिखा है,
डी आर डेटा रजिस्टर 16 बिट का होल्ड करता है मेमोरी ऑपरेंट। ए आर क्या है, एड्रेस रजिस्टर 12 बिट का जो होल्ड करता है एड्रेस फॉर मेमोरी। ए सी एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो 16 बिट का है, प्रोसेसर रजिस्टर है। आई आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट का जो होल्ड करता है मेरे इंस्ट्रक्शन कोड को। पी सी प्रोग्राम काउंटर 12 बिट का है जो मेरे एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। टेम्परेरी रजिस्टर 16 बिट होल्ड करता है टेम्परेरी डेटा। आई एन आर इनपुट आउटपुट रजिस्टर 8 बिट का, 8 बिट का होता है। इनपुट कैरेक्टर आउटपुट कैरेक्टर को होल्ड करके रखता है। अब आते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पे। 3 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट हैं। कितने कितने के, ईच ऑफ 16 बिट्स। कितने, 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन कोड है, फॉर्मेट है, और तीनों कितने कितने बिट के हैं, 16 बिट के हैं। देखो पहले क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले है एड्रेस, कितने बिट का, 12 बिट का। देन मेरा ऑप कोड, ऑप कोड कितने का, 3 बिट का। देन मेरा 1 बिट का क्या हुआ, कितने हो गया, वहाँ हो गया। देखो ये कितना है, 12 बिट का, ये मेरे 3 बिट का, ये मेरे 1 बिट का, हो गया 16 बिट का। ये है मेरा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। क्या है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में क्या है, इसमें 12 बिट का मेरा क्या होता है, रजिस्टर ऑपरेशन होता है। क्या है, रजिस्टर ऑपरेशन होता है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा ज़ीरो क्या है, आई ज़ीरो है मेरा। और 111 क्या है मेरा, ऑप कोड, इधर ये लगाना भूल गया शायद। अब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि मेरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है 12 बिट का, 3 बिट का वही ऑप कोड, और एक मेरा आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या करके। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो 12 बिट किसको स्पेसिफाई करता है, एड्रेस को। 1 बिट किसको स्पेसिफाई करता है कि एड्रेसिंग मोड मेरा क्या है, आई ज़ीरो है तो वो मेरा किस लिए, डायरेक्ट एड्रेस के लिए। आई 1 हुआ तो मेरे इनडायरेक्ट एड्रेस के लिए है। ठीक है, अब रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो हमने दूसरा पढ़ा वो किसके लिए है, उसमें मेरा ऑपरेशन कोड था 111 और उसमें एक ज़ीरो था इन द लेफ्ट मोस्ट बिट, और बिट कितनी है, 15 ऑफ द इंस्ट्रक्शन, वाइल रिमेनिंग 12 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और जो 12 बिट बच रही है उनको वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मेरी रिकॉग्नाइज करता है कंप्यूटर कंट्रोल 4 बिट से लेके, जो मेरी 15 से लेके 12 से लेके 15 तक है। और अगर मेरा 3 ऑप कोड की जो बिट है वो 12 से 14 आई तो वो मेरी 111 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, और जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन होगा मेमोरी रेफरेंस टाइप में, वो मेरा बिट होगा इन पोजीशन 15 इज टेकन एट द एड्रेस मोड आई। ठीक है, अब कुछ ना ये इंस्ट्रक्शंस लिस्टेड हैं, जैसे एंड, आई ज़ीरो आई वन वही डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ऐड मेमोरी वर्ड टू ए सी, ऐड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है ऐड कर देना है मैंने मेमोरी वर्ड को ए सी में, ऐड कर देना मैंने मेमोरी को। एल टी ए मतलब लोड कर दूंगी मेमोरी में। एस टी ए का मतलब स्टोर कंटेंट ऑफ ए सी इन मेमोरी। ये मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ऐड, एल डी ए, एस टी ए। बन का मतलब ब्रांच अनकंडीशनली, बी एस से मतलब ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। आई एस जेड का मतलब इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ ज़ीरो, अगर इंक्रीमेंट करा दो और स्किप करा दो अगर कोई ज़ीरो है। सी एल ए पढ़ा था, क्लियर, क्लियर ए सी, सी एल ई क्लियर ई, सी एम ए कॉम्प्लीमेंट ए सी। ये सारे एक बार अपने आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना कौन किसका है। ठीक है, अब आओ, अब है टाइमिंग एंड कंट्रोल। अब जो मेरी एक क्लॉक होती है, मास्टर क्लॉक होती है, वो जनरेटर क्या कंट्रोल करती है, मेरे टाइमिंग कि मेरा रजिस्टर कितने टाइम में मेरा काम परफॉर्म करके दे रहा है, कितने टाइम में मेरा डेटा को स्टोर करा रहा है बेसिक कंप्यूटर में। तो क्लॉक पल्स जो है वो मेरा स्टेट चेंज नहीं करती रजिस्टर का, जब तक मेरा रजिस्टर कोई भी कंट्रोल सिग्नल से एनेबल ना हो। ठीक है, 2 टाइप के मेजर टाइप हैं कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के, हार्डवायर्ड कंट्रोल और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे।
अब हार्ड वायर कंट्रोल में क्या है कि लॉजिक मेरा इम्प्लीमेंट किससे होता है, लॉजिक मेरा इम्प्लीमेंट होता है गेट से, फ्लिप फ्लॉप से, डिकोडर से और डिजिटल क्लॉक से, ठीक है। अब माइक्रो प्रोग्राम में क्या होगा, माइक्रो प्रोग्राम में देखो किससे कंट्रोल होगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंट्रोल मेमोरी। किस में स्टोर होती है, कंट्रोल मेमोरी में मेरी जाके ये स्टोर होती है। किधर स्टोर होती है, कंट्रोल मेमोरी में, ठीक है। अब देखो जैसे हार्ड वायर्ड में क्या होगा, हार्ड वायर्ड कंट्रोल में क्या होगा, तुम्हारा फिक्स्ड सर्किट डिज़ाइन होगा, ठीक है, और ये फास्ट भी होता है और चेंज करना मुश्किल है हार्ड वायर्ड को, ठीक है। अब देखो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है मेरा कंट्रोल यूनिट का, दो डिकोडर होते हैं, एक सीक्वेंस काउंटर होता है और नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स होते हैं। जो भी मेरा इंस्ट्रक्शन रीड करता है मेमोरी से उसको मैं कहाँ प्लेस करूँगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और जो भी मेरे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की पोजीशन होगी वो मेरे कॉमन बस में होगी, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 3 पार्ट से बना है, आई बिट, ऑप कोड और मेरा एड्रेस, ठीक है। द ऑप कोड एंड बिट्स 12 to 14 आर डिकोडेड विद द 3:8 डिकोडर। यूनिट 1 में बताया है यार, अब डिकोडर नहीं बताऊंगी मैं, सॉरी। 3:8 के डिकोडर से बनता है विद आउटपुट कहाँ से लेके कितने तक होगा, D0 से लेके D7 तक। बिट 15 ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है वो मेरी ट्रांसफर्ड होगी फ्लिप फ्लॉप में 0 से लेके 11 तक, आर अप्लाइड टू द कंट्रोल लॉजिकल गेट्स, ठीक है। ये है मेरा किसका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कंट्रोल यूनिट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो इधर 3:8 का डिकोडर है, इसको कंट्रोल लॉजिकल गेट से मैंने जो भी मेरे, ये मेरा क्या है, ये मेरा वो है आई कि मेरा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट एड्रेस है, ये मेरा ऑप कोड है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। अब मेरा ये जो ऑप कोड है इसको मैंने 3:8 के डिकोडर से कनेक्ट करा और जो भी मेरा ये आई था इसको मैं कहाँ लेके गई, इसको मैं लेके गई लॉजिकल कंट्रोल लॉजिकल गेट्स में। जितने भी मेरे डिकोडर के आउटपुट आए वो मेरे कहाँ गए, यही कंट्रोल लॉजिकल गेट्स में, और फिर मेरे को ये सारा बना के क्या मेरा एक कंट्रोल इनपुट बना, ठीक है। और एक और मैंने डिकोडर लगाया है 4:16 का जो मेरा इसके अंदर ही गया है गेट्स में ही, ठीक है। इसमें क्या है 4 बिट का सीक्वेंस काउंटर है SC, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है INR, क्लियर हो रहा है और क्लॉक लगी है, ठीक है। तो ये है मेरी कंट्रोल यूनिट ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल का, 3-4 बार रिपीट हुआ है, 5 नंबर में तो पक्का पक्का आएगा। अब देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल में मेरी 4 चीज़ें आती हैं, फेच, डिकोड और मेरा एग्जीक्यूट और मेरा स्टोर, ठीक है। अब देखो फेच का मतलब क्या है, फेच का मतलब है कि मेरे CPU मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को वो फेच करेगा, ठीक है। और जो मेरा प्रोग्राम काउंटर है वो बताता है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शन लाना है, मतलब मेरा PC जो है, PC मेरे को बताएगा कि मेरे को कहाँ से मेरा इंस्ट्रक्शन लाना है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लो, तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हें होमवर्क दे रहा है, मतलब जो तुम्हारा टीचर है वो तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारी एक इंस्ट्रक्शन है जो तुम्हारा CPU मेमोरी में से क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन फेच करके लाएगा। अब डिकोड का मतलब क्या है, वो अब तुम्हें टीचर ने तुम्हें बताया कि तुम्हें टीचर ने होमवर्क दे दिया, ठीक है। अब तुम उसको डिकोड करोगे, इंस्ट्रक्शन को समझोगे, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बोला कि मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया, तो तुमने उसको फेच कर लिया। अब तुम उस मैसेज को डिकोड करोगे कि हाँ सर ने बोला है कि उन्होंने होमवर्क दे दिया तो मुझे वो होमवर्क करना है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट समझ रहा है कि क्या काम करना है, तो वो डिकोड कर रहा है इंस्ट्रक्शन को। वैसे ही इंस्ट्रक्शन को समझा जाता है डिकोडर से, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ऑफ कोड को डिकोड करती है, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ऑफ कोड को डिकोड करती है। अब रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी इफ द इंस्ट्रक्शन हैज़ एन इनडायरेक्ट एड्रेस। अगर मेरे इफेक्टिव एड्रेस को रीड करो मेमोरी से, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन के पास इनडायरेक्ट एड्रेस है देन उसको क्या करा दो, एग्जीक्यूट करा दो। क्या करा दो,
मेरे एग्जीक्यूट करा दो, मतलब जो ALU और या CPU का इंस्ट्रक्शन जो है वो मेरा एग्जीक्यूट करता है, जैसे ऐड हो गया, मूव हो गया, जंप हो गया, ये सब एग्जाम्पल, जैसे वही रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया था हमने कि स्टूडेंट होमवर्क कर रहा है तो वो मेरा क्या हो गया, एग्जीक्यूट कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, अब देखो यही डिटेल में जो मैंने अभी तुम्हें समझाया फेच एंड डिकोड बता देती हूँ। प्रोग्राम काउंटर इनिशियली कहाँ लोडेड होता है, एड्रेस में ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। SC इज क्लियर टू 0 with signal timing T0. After each pulse SC is incremented by 1, मतलब हर एक क्लॉक पल्स के बाद SC इंक्रीमेंट हो जाता है 1 से। माइक्रो ऑपरेशंस जो मेरे फेच और डिकोड में यूज़ होते हैं वो है मेरा AR, मतलब मेरे एक्यूमुलेटर से कहाँ जाते हैं, ये वाले AR में जाएंगे, और देन मेरे AR से मेमोरी में मेरे IR में जाएंगे। ठीक है, और फिर मेरा PC +1 इंक्रीमेंट करा के दे देगा। ठीक है, ये था मेरा फेच एंड डिकोड। अब देखो मैं एक एक करके सारा पढ़ने बैठूंगी तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेंथी वन शॉट हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि इतना लेंथी वन शॉट हो। तो मैंने तुम्हें बेसिकली बता दिया कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको एक बार पढ़ लेना। और यहाँ पे शायद इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, मैंने तुम्हारे PYQ सेशन लाना है, उसमें तुम्हें अच्छा सा आंसर दूंगी, लेकिन ये वाले नोट्स में मेरे को ज़्यादा अच्छा ये आंसर दिख नहीं रहा फेच डिकोड वाला। बाकी एक ना डायग्राम है वो दिखाती हूँ तुम लोगों को, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम पक्का बना के आना इंस्ट्रक्शन साइकिल का। कि पहले क्या होता है, सबसे पहले मेरा फेच होता है, फिर मेरा डिकोड होता है, फिर मेरा क्या करता है, रीड करता है, फिर मेरा एग्जीक्यूट करता है। तो ये वाले चारों बॉक्सेस अगर तुम बनाया होगे ना, तो तुम्हें एक ये डायग्राम बनाया ना, और जो मैंने तुम्हें अभी ओरली एक्सप्लेन करा है एग्जाम्पल वो स्टूडेंट वाला, वो भी बताया होगे ना, तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये ब्लॉक डायग्राम वगैरह देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब रट लोगे तो रट लेना, मेरी तरफ से तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि बेफालतू में क्यों अपने आप को इतना लोड देना करने के लिए। ये बाकी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लो चार्ट कर जाना इंस्ट्रक्शन साइकिल का, वही स्टार्ट SC 0 फिर AR PC। ये देखो तुम्हें रटना ही पड़ेगा, मैं इसमें क्या समझाऊँ तुम्हें, ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा। इधर इन्होंने कंडीशन लगाई है, अगर D7 मेरा 1 हुआ, क्या है ये D7 डिकोडर का 7th वाला है आउटपुट, अगर ये 1 हुआ तो इधर जाएगा, 0 हुआ तो ये आएगा, और मेरा I का है, I अगर 0 हुआ तो इधर जाएगा, 1 हुआ तो इधर आएगा। तो ये तुम्हें रटना ही पड़ेगा, फ्लो चार्ट तुम्हें बना बना के ही देखना पड़ेगा। मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, देखो एक बार देख लेते हैं कि D7 0 हुआ और I 1 हुआ, तो मेरी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी, क्या होगा उसमें, इनडायरेक्ट एड्रेस होगा और रजिस्टर ट्रांसफ़र अकर होगा। अगर D7 1 हुआ और I 0 हुआ तो रजिस्टर रेफरेंस वाला इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा और वो मेरा कंट्रोल से रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, अब रजिस्टर रेफरेंस में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्लियर AC, क्लियर एक्यूमुलेटर, CLE, क्लियर E। अब ये सारे एक बार देख लेना क्या क्या है, मैं पढ़ूंगी नहीं, बहुत बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। आज बताया है तुम्हें पहले से ही, क्योंकि ये एक थ्योरी है तो तुम्हें रटनी ही पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैंने भी अपने टाइम पे ये रटी थी। तो ना इसमें कोई सिर है ना पैर है ना कुछ समझने का पार्ट है। ठीक है, समझने बैठोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो एंड मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, एंड ऐड LDA D0 D1 वही ये सब। ठीक है, अब आता है डिज़ाइन ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट कोई पता नहीं IPO का क्या कर दे तो फिर क्या करोगे, तो देख लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर जो है वो मेरा कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट, जैसे मेमोरी यूनिट में मेरे कितने 4096 वर्ड्स होते हैं, 16 बिट ईच, और मेरे 9 रजिस्टर आते हैं, AP PC DR AC IR TR OTR, ये सारे हमने ऊपर देखे हैं कि इनका मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, और इसमें ना 7 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ISER INE, ये सारे मेरे क्या हैं, ये मेरे फ्लिप फ्लॉप हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं, और 2 डिकोडर हम इसमें यूज़ करेंगे, कितने, 2।
कौन से 3:8 वाला और 4x16 वाला, ठीक है। और इसमें 16 बिट का कॉमन बस होगा, कंट्रोल लॉजिक गेट होगा, एड्रेस और लॉजिकल सर्किट कनेक्ट होगा मेरे इनपुट ऑफ द एक्यूमुलेटर से। अब डिज़ाइन में क्या होता है कि मेरा प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लाता है, ALU ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है, और कंट्रोल यूनिट पूरा प्रोसेस कंट्रोल करती है, ठीक है। क्या करती है, पूरा प्रोसेस कंट्रोल करती है। अब देखो, पावर ऑन रीसेट सर्किट था, वो मेरा R था, ये है मेरी क्लॉक, ये है मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब ये है मेरा 16 बिट का प्रोसेसर, जिसके अंदर ये क्या है, मेरी कॉमन बस RD, WR, OTR। ये क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइस। ये है मेरी यही कॉमन बस RD, और ये क्या है, मेरी मेमोरी। क्या है, ये मेरी मेमोरी, ठीक है। कंट्रोल ऑफ अ कॉमन बस, 16 बिट की कॉमन बस को हम अर्लियर कैसे शो करते थे, ये 16 बिट की बस है, मेमोरी यूनिट है, 4096 वर्ड्स हैं, और 16 बिट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मेरा AR है, इधर मैं राइट कर रही हूँ, इधर मैं रीड कर रही हूँ, इधर मेरा एड्रेस जा रहा है, और ये है मेरी बस जिसमें मेरी 3 सेलेक्ट इनपुट हैं, ठीक है। और ये मेरी बस इधर से है, ठीक है। अब यह है कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स एंड मेमोरी ऑफ द बेसिक कंप्यूटर टू अ कॉमन बस सिस्टम, जो है ये शो किया हुआ है। अब देखो, तुम्हें ये रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें ये लिख लिख के ही करना पड़ेगा। देखो, मेमोरी यूनिट है 4096 की, AR है जिसमें LD, INR, CLR सबका मतलब बताया है, क्लियर, इनपुट आउटपुट, लोड डेटा सब बताया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो हमारी इम्पोर्टेंट है, जैसे ये देखो, मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है, अ प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स फॉर डायरेक्टिंग द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड टास्क। मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 एंड 1, जो कंप्यूटर मेरी सिर्फ 0 एंड 1 समझता है। क्या है, 0 एंड 1 समझता है, ठीक है। बाइनरी प्रोग्राम होता है जो मेरी सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो होती है 0 एंड 1। अब असेंबलर क्या होता है, वो मेरा एक निमोनिक्स में काम करता है, सिंबल्स जैसे लेटर, न्यूमरल्स, कैरेक्टर्स फॉर द ऑपरेशन पार्ट, ठीक है। और ये ट्रांसलेट करता है मेरे बाइनरी कोड, किसमें, किससे करता है, असेंबलर से। बाइनरी कोड से किस में होता है, ये असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर परफॉर्म करके देता है। अब असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम ना सिम्बॉलिकली प्रोग्राम है जो मेरे असेंबलर लाता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ फॉर्म दैट पीपल प्रेफर टू थिंक इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, C++, पाइथन और जावा, ये सारी मेरी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर्ट्रैन भी है मेरी हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर में ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी कोड। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है 8085 में, देखो ये प्रोग्रामिंग करने को नहीं आती ना, वो बोलते हैं कि आपको प्रोग्राम लिख के दिखाओ। थ्योरी, इस यूनिट से सारी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम बच रहा है कि वो असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग सीखना चाहता है तो वो भले ही सीख सकता है। अब देखो, तुम्हें ये प्रैक्टिकल में कराएंगे टीचर, प्रैक्टिकल में इसके प्रोग्राम्स आते हैं। अब देखो 8085 क्या है, मेरा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, और इसमें ना 40 पिन्स होती हैं, 40 पिन्स IC की होती हैं, और मेरे ये 5 वोल्ट DC सप्लाई पे वर्क करता है। और क्लॉक जो होती है वो मेरी 3 MZ होती है। और इसका ये ब्लॉक डायग्राम है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दोबारा बोल रही हूँ, बस पढ़ने को पढ़ लेना। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम में यही सारा ऊपर का इन्होंने समझाया होगा, इसको रीड कर लेना। अब आते हैं इस पे कि रजिस्टर्स हमारे यूज़ को होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर को A से डिनोट कराए, ये सारी चीज़ें, PC, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग्स, पैरिटी फ्लैग, P=1, ऑक्सिलरी कैरी क्या करता है, कैरी ऑफ द बिट नंबर, 0 फ्लैग, ये सारा देखना एक बार। ये पूछा नहीं जाता, देखो इतना मैं सही बता रही हूँ, पता जो बस मैं PYQ का सेशन लेके आऊँगी ना, बस वो वाले क्वेश्चन रट जाना, ये सारे एवं ही हैं। थ्योरी इसमें इतनी गंदी है कि मैं क्या बताऊँ।
अब देखो ये 8085 के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो मेरे प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। मूव ए बी मतलब मेरे को मूव करना है कंटेंट रजिस्टर बी टू ए, जो भी मेरे बी वाला कंटेंट है रजिस्टर का वो मेरे ए वाले में रजिस्टर में आ जाएगा, वो होता है मेरा मूव ए बी। अब एड्रेसिंग मोड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आया है 5 नंबर में। अब देखो एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं, 4 तरीके की है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या क्या है, क्या क्या तरीके की है, चार तरीके की है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग। अब देखो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग का। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट, जो मेरा डेटा होगा वो मेरा किस फॉर्म में गिवन होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दिया होगा। किस में दिया होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में दिया होगा। और मेरा ये किसका स्टोर करेगा, कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर इन मेमोरी। जैसे ये देखो एस टी ए मतलब मेरा वो स्टोर करा रहा है मेरा एक्यूमुलेटर में कितना, 2400H। Here 2400H is the memory address where data is to be stored। तो ये मेरी डायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में डेटा मेमोरी एड्रेस में है, मतलब जो डेटा है वो मेरे मेमोरी एड्रेस में है। जैसे मैं लिखूँ ऐड 100, तो ये मेरी डायरेक्ट एड्रेसिंग है। मैं कोई दूसरे वेरिएबल का, दूसरे कंटेनर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ ताकि मैं उसको स्टोर कर सकूँ, ठीक है। अब आता है रजिस्टर एड्रेसिंग। इधर क्या होता है, जो मेरा डेटा है वो जनरल पर्पस रजिस्टर होता है और मेरा ऑपकोड क्या स्पेसिफाई करता है, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर स्पेसिफाई करता है इन एडिशन टू द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। जो भी मेरे को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा किस पे, रजिस्टर पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, मूव ए बी मतलब मेरे को कंटेंट जो है बी रजिस्टर का वो ए रजिस्टर में लेके आना है। ऐड बी मतलब इट मीन्स टू ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू दी रजिस्टर ए। जो भी कंटेंट रजिस्टर बी में है वो मुझे रजिस्टर ए में ऐड करा देना है। तो ये मेरा कौन सा था, रजिस्टर एड्रेसिंग। अब रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है, डेटा रजिस्टर में है, क्या है, डेटा रजिस्टर में है। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट जो है वो स्पेसिफाइड होता है रजिस्टर पेयर में। किसमें, रजिस्टर पेयर में। जैसे LXI H2500H, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरा लोड कर देगा HL पेयर को, जो मेरा 2500H, H क्या डिनोट करता है, हेक्साडेसिमल को। HL क्या है मेरा 25 और ये 2500 है मेरा HL। और 2500 का मैंने 8 बिट का बाइनरी लिखा और 00 का भी मैंने 8 बिट का बाइनरी लिखा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लो, ऐड M मतलब वो मेरे कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस HL पेयर जिसका ये है उसको एक्यूमुलेटर में ऐड करा देगा। और HLT का मतलब क्या है, वो मेरा हॉल्ट करा देगा प्रोग्राम को, ठीक है। अब नेक्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है, डेटा इंस्ट्रक्शन में है। कहाँ है, डेटा इंस्ट्रक्शन में है। जैसे ऑपरेंट इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, यही बताया कि डेटा इंस्ट्रक्शन में है। MVI A05 मतलब मेरा मूव करा दे 05 इन रजिस्टर A। और ADI 06 मतलब ऐड करा दे 06 टू दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो मेरी ये 4 तरीके की एड्रेसिंग होती है। रट लेना, कोई ऑप्शन नहीं है रटने के अलावा। अगर होता तो मैं पक्का बताती। अब मैंने भी खुद रटा है तो तुम्हें भी रटने को ही बोलूँगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कितना समझ लोगे। पता क्या है बात, ये कि DLCD देखो होता तुम्हारा क्या, होता तुम्हारा DLD, एक मिनट जूम करूँगी, होता तुम्हारा सिर्फ DLD, लेकिन अभी न्यू स्कीम की वजह से बन गया था DLCD। तो जो दो सब्जेक्ट्स थे वो ऐड हो गए। डिजिटल लॉजिक वाला तो था ही, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन था, इसमें वही सिर्फ तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर ये सारी चीज़ें थी। अब इन्होंने क्या करा दिया है, इन्होंने मेरा जो COA वाला पार्ट था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पार्ट, वो भी इसी के अंदर डाल दिया। बात ये हुई है। अब देखो अब क्या है, इंस्ट्रक्शन 8085
डेटा ट्रांसफ़र, मूव डेटा, मूव ए बी मतलब मूव करा देगा कंटेंट रजिस्टर बी टू ए, मूव बी एम मतलब मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू द रजिस्टर बी, ठीक है। अब मूव एम सी क्या होगा कि मूव करा देगा मेरा कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द एड्रेस एच एल पी। मूव ए 05 क्या कराएगा, 05 को मेरे रजिस्टर ए में मूव करा देगा। M08 का मतलब मूव करा देगा 08 टू दी मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज़ इन HL पेयर, जो भी मेरा HL पेयर में होगा। अब ये सारे एक बार रीड कर लेना, बहुत सारे हैं। ऐड भी बता देती हूँ। ऐड करा देगा रजिस्टर बी टू दी कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, और जो सम होगा वो एक्यूमुलेटर में ही डाल देगा। और हम देखते हैं ये सब आर सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम द एक्यूमुलेटर, सब्ट्रैक्ट करा देगा। सब्ट्रैक्ट कराएगा मेमोरी कंटेंट फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। INR मतलब इंक्रीमेंट करा देगा। DCR डिक्रीमेंट रजिस्टर है। और कुछ है इसमें से इम्पोर्टेंट जो बता सकती हूँ? नहीं, बाकी ये रोटेट वाला है और ये कंपेयर इमीडिएट डेटा है, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट ब्रांच इंस्ट्रक्शन वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। अब आओ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पे। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच इन यूट्यूब आगे की वीडियो जो है वो ना फ्रीज हो गई है एक ही पॉइंट पे, बट ऑडियो पूरी बराबर है। सो तुम लोग क्या करो, देखो अब मेरे को तुम्हारे और सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और मेरे खुद के पेपर भी हैं। तो मैनेज कर लो, क्या करो तुम लोग अपनी नोट्स अपने फ़ोन में खोल लो और मेरी जो भी आवाज़ है उसको सुनते जाओ, और साथ साथ में अपने नोट्स को पढ़ते जाओ, ठीक है। ये कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच यूट्यूब की वजह से वो मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, वो अटक ही गई है वहाँ पे, वो चल ही नहीं रही है। लास्ट के 30 सेकेंड्स मैनेज कर लेना, बाकी 1.5 घंटा तो स्मूथली गया है, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैनेज कर लेना यार प्लीज़ यार, ठीक है। अब हम देख रहे थे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब देखो इसका मतलब क्या है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का। मेरे को प्रोग्राम दिया होगा कि तुम्हें रैप दिया है कि राइट द प्रोग्राम टू प्लेस, जैसे लिखा है 05 इन रजिस्टर बी। तो खुद सोचो तुम इसका प्रोग्राम कैसे लिखोगे, मूव कराओगे ना। तो मूव 05, जो मूव कराना होता है वो पहले आता है कॉमा के बाद, जिधर कराना होता है वो रजिस्टर 0B, सॉरी गलत बताया थोड़ा सा इधर उधर हो गया। मूव क्या करना है, बी को करना है, किस में करना होता है वो पहले आता है, और क्या करना है 05 पीछे, और हॉल्ट करा देना, क्या करा देना, स्टॉप करा देना, ठीक है। अब सेकेंड प्रोग्राम क्या है कि राइट करो टू गेट 05 इन रजिस्टर ए देन मूव इट टू रजिस्टर बी। तो पहले मेरे को ए में 05 लाना है, तो मैंने ए में 05 करा दिया। फिर मैंने क्या कराना है, ट्रांसफ़र कराना है 05 फ्रॉम रजिस्टर ए टू बी, तो मूव आउट कराया मैंने बी टू ए, ठीक है। और फिर मैंने स्टॉप करा दिया। अब है रैप टू लोड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन FC50H। अब मेरे को ये मेमोरी लोकेशन दी है, मेरे को ये क्या कराना है, लोड कराना है इसका कंटेंट। तो LDA लिखा FC50, फिर मेरे को क्या कराना है, मूव करा दिया मैंने BA का कंटेंट और हॉल्ट करा दिया। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता कि तुम्हें प्रोग्राम बोले लिखने के लिए, नहीं ऐसे नहीं होता कि प्रोग्राम तो आता नहीं है पूछने के, बहुत मुश्किल है कि आने को। ये वंस वाला आ सकता है, रैप टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8-बिट नंबर, जो मेरा है 96H। बाइनरी फॉर्म कितनी होगी, 9 और 6 का अलग अलग कर देना, तो बाइनरी फॉर्म 9 की होती है, 6 की होती है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, 0 का 1 कर देना, 1 का 0 कर देना, यही बताया था बस। फिर वही करना है। ये सारे जिसके पास अगर ज़्यादा टाइम वेला टाइम बच रहा है वो देखे असेंबली कोड, तो बेफालतू में माथा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टफ़ होता है। अब आते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इम्पोर्टेंट 5 स्टार। अब क्या होगा, इसमें हम पढ़ते हैं कि मेजर फंक्शनल पार्ट क्या है डिजिटल कंप्यूटर में, CPU है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है।
और मेन हार्डवेयर फंक्शनल यूनिट में सीपीयू में क्या है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर। अब दो मेथड आते हैं कंट्रोल यूनिट में भी, हमने देखा था हार्डवायर कंट्रोल और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल्ड। हार्डवायर्ड कंट्रोल में क्या होता है, हमारे एरेज, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड लॉजिकल ब्लॉक्स, एनकोडर, डिकोडर। और मेरा जब कंट्रोल सिग्नल जो है जनरेट कर रहा है हार्डवेयर से यूजिंग कन्वेंशनल लॉजिक डिज़ाइन टेक्निक, तो कंट्रोल यूनिट को मैं क्या बोलती हूँ, हार्डवायर्ड। क्या बोलती हूँ, हार्डवायर्ड। और माइक्रो प्रोग्रामिंग मेरा सेकंड ऑल्टरनेटिव होता है किसका, किसका, डिज़ाइनिंग द कंट्रोल यूनिट ऑफ द डिजिटल वर्ड। ठीक है, अब कंट्रोल वर्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है वंस और ज़ीरोस का जो रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल वेरिएबल को एट एनी गिवन टाइम, कोई भी गिवन टाइम के लिए वो मेरे को बताता है। हर एक वर्ड जो कंट्रोल मेमोरी में होगा वो मेरे माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है, और जो सीक्वेंस होते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन की वो कंस्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं, माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम का देखो ये ब्लॉक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। एक्सटर्नल इनपुट यहाँ से गया, देन मेरे नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर पे गया, सीक्वेंसर पे, फिर मेरा गया कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर पे, फिर कहाँ गया, कंट्रोल मेमोरी जो रोम थी, फिर गया मेरा कंट्रोल डेटा रजिस्टर पे। ये है मेरा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, अब कंट्रोल मेमोरी जो है हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो रोम है जो हमारे सारे कंट्रोल फंक्शन परमानेंटली स्टोर कराती है। ठीक है, कंट्रोल मेमोरी एड्रेस क्या रजिस्टर करता है, स्पेसिफाई करता है एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, और कंट्रोल डेटा रजिस्टर जो होल्ड करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन और रीड करते हैं मेमोरी से। ठीक है, सीक्वेंसर क्या है, सीक्वेंसर मतलब जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है उसको हम कभी कभी माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर भी बोलते हैं। क्या डिटरमाइन करता है, एड्रेस सीक्वेंस को जो हमारा क्या रीड करता है, कंट्रोल मेमोरी को। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का फंक्शन क्या है कि वो इंक्रीमेंट कराता है हमारे कंट्रोल एड्रेस को। ठीक है, एड्रेस सीक्वेंसिंग पढ़ लेना एक बार। सिंबॉलिकल माइक्रो ऑपरेशन से नहीं है, बहुत थ्योरी लिखी है इसमें, इतनी तो है भी नहीं, कसम से इतनी नहीं है जितनी इसमें इन्होंने इतनी सारी डाल रखी है थ्योरी, लेकिन इतना तो एक्सेसिव, बहुत एक्सेसिव में डाल रखा है। आओ मैं तुम्हें अपनी भाषा में ये हार्डवायर्ड और इसका बताती हूँ और लिख के बताती हूँ। ठीक है, एक मिनट तो मेरे को बस, ऊपर जाओ, कहाँ लिखूँ, स्पेस कहाँ है, यहाँ लिख के बताती हूँ। देखो हार्डवायर्ड में क्या होता है, अपनी भाषा में बता रही हूँ। देखो हार्डवायर्ड में क्या होता है कि मेरा ना फिक्स्ड सर्किट डिज़ाइन होता है। क्या होता है, फिक्स्ड सर्किट डिज़ाइन होता है। ठीक है, और मेरा ये फास्ट होता है, और मेरा ये चेंज करना ना मुश्किल है। क्या है, चेंज करना मुश्किल है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लो, रिमोट में बटन जब तक हम प्रेस करते हैं तो वो फिक्स काम होता है, हम कुछ इसको ना चेंज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो वही है, चेंज नहीं कर सकते, वो मेरा हार्डवायर्ड में आता है। और मेरा हार्डवायर ये था, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। क्या है, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या आएगा कि जो मेरे कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल सिग्नल्स को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर करते हैं। और ये क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है। और ये मेरा दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप का। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में मेरे पैरेलल सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल सिग्नल्स होते हैं और फास्ट होता है। वर्टिकल मेरा एनकोडेड सिग्नल होते हैं। क्या होते हैं, एनकोडेड सिग्नल्स। और ये मेरा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही पूछा जाता है पेपर में, माइक्रो प्रोग्राम यूनिट का और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, अब ये जो भी थ्योरी इतनी सारी दी है इसको पढ़ने की तो नीड नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे को नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ो, डिज़ाइन भी पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए।
अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें लगता है वो है सीपीयू। सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, कंट्रोल, एएलयू, रजिस्टर सेट। हाँ दीदी, ये हमने देख रखा है। और कुछ है जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ या? अब आता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टैक क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो मेरे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है इन सच अ वे जिसमें मेरी आइटम जो है स्टोर होती है लास्ट इज़ द फर्स्ट आइटम रिट्राइव्ड। वही लीफो वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है जो हमने डीएसए में पढ़ा था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में हमारा इंसर्ट होता है और फर्स्ट से हमारा हमारा डिलीट होता है, ठीक है। वही पुश पॉप ऑपरेशन है, वही लिखा है, पुश पॉप ऑपरेशन होते हैं। रजिस्टर स्टैक में क्या होता है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स और रजिस्टर्स। 64 वर्ड रजिस्टर स्टैक ऐसे हैं। फुल एम्प्टी एसपी इधर है, ए बी सी डला हुआ है मेरा, और ये 64 बिट तक का था। इधर है मेरा डी आर, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ये जो एस पी है ये मेरा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है जो मेरे मेमोरी बाइनरी नंबर को स्टोर करा के रख रहा है, और एड्रेस ऑफ द वर्ड दैट इज़ करेंटली ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अगर मुझे रिमूव करना है टॉप एलिमेंट को तो स्टैक को पॉप करना पड़ेगा मेरे को बाय रीडिंग दी मेमोरी वर्ड एट एड्रेस 3, और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा मेरे को मेरा पॉइंटर। ऑब्वियसली डिक्रीमेंट कराऊंगी तभी तो होगा। हमने बहुत अच्छे से इन डेप्थ स्टैक पढ़ा है। अब मेमोरी स्टैक देख लेते हैं एक बार। मेमोरी स्टैक में क्या आता है? मेमोरी स्टैक में आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक इन द सीपीयू इज डन बाय असाइनिंग अ पोर्शन ऑफ अ मेमोरी टू अ स्टैक ऑपरेशन। एक स्टैक ऑपरेशन में मेरे को क्या कराना है? मेमोरी को असाइन कराना है कुछ पोर्शन का। जो मेरा यूजिंग प्रोसेसर होता है एसपी, जैसे ये दिया हुआ है, प्रोग्राम काउंटर है ये मेरा, ये एसपी है, ये एक बार देख लेना, ये डीआर है मेरा, ये डेटा है, ये स्टैक है, ये मेरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया, और ये मेरी मेमोरी यूनिट है। क्या ये मेरी मेमोरी यूनिट है। अब देखो इसका मतलब क्या है। अब कंप्यूटर मेमोरी पार्टीशनड है 3 सेगमेंट्स में, प्रोग्राम, डेटा और स्टैक। पीसी क्या कर रहा है? पीसी पॉइंट कर रहा है मेरे एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इन द प्रोग्राम। और एआर क्या कर रहा है? एड्रेस रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है एट एन एरे ऑफ डेटा। एसपी पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ द स्टैक, और पीसी जो है वो मेरा फेच करने के लिए किसको फेच कर रहा है? रीड इंस्ट्रक्शन को। एआर किस लिए यूज़ कर रहे हैं? एआर यूज़ कर रहे हैं हम ताकि हमारा एक फेज जो है वो एग्जीक्यूट करा दे टू रीड एन ऑपरेंट, ठीक है। एसपी विल पुश पॉप आइटम्स फ्रॉम द स्टैक। फर्स्ट आइटम इज स्टोर्ड इन द स्टैक जो मेरे 4000 एड्रेस पे है, सेकेंड आइटम मेरी 399 एड्रेस पे है, और लास्ट एड्रेस मेरा है 3000। पुश का मतलब मेरा नया एलिमेंट इंसर्ट होगा पुश ऑपरेशन से, एसपी मेरा माइनस होगा क्योंकि पॉइंटर मेरा ऑब्वियसली डिक्रीमेंट करेगा। पॉप से मेरा एक मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा और वो वैल्यू उसमें जाके आ जाएगी। अभी पता नहीं क्यों ये स्टैक वाला भी डाला हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है हमने नहीं पढ़ा। देखो ये रहा एड्रेसिंग मोड्स हमने पढ़ लिए। इंस्ट्रक्शन साइकिल है 3 फेज, वही फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अब इम्प्लीमाइड मोड क्या होता है? इन दिस मोड द ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जैसे CMA जो कॉम्प्लीमेंट करता है डेटा को एक्यूमुलेटर में, और कोई रजिस्टर और मेमोरी इसमें इम्प्लीमाइड मोड में नहीं होती, ठीक है। इमीडिएट रजिस्टर है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है, डायरेक्ट एड्रेस मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड है, रिलेटिव एड्रेस मोड है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ऑटो इंक्रीमेंटेड, ऑटो डिक्रीमेंटेड, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये लिखा भी हुआ है कि मूव एंड ऐड वाले ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट ये भी स्टार है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं। अब इंटरप्ट क्या हो सकता है? कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, 2 मिनट देती हूँ कि इंटरप्ट क्या हो सकता है दीदी। इंटरप्ट क्या होगा दीदी? मतलब किसी चीज़ को हम इंटरप्ट कर रहे हैं, जैसे कोई भी मैंने इनपुट दिया और मैंने
जैसे सपोज करो मैं तुम्हें भी पढ़ा रही हूँ और मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते अपनी स्क्रीन दूसरे क्रोम पे चली गई, तो मैंने अपने जो भी मेरा चल रहा था उसको इंटरप्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया। अब मेरे को ये जो मैंने इंटरप्ट कराया है, ये मेरे 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला क्या है? एक्सटर्नल। और दूसरा क्या है? इंटरनल। और थर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखो, इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है होता है जो हमें सीपीयू को टेम्परेरीली उसका करंट काम रोककर कोई और इम्पोर्टेंट काम करने लग जाता है। वो होता है मेरा क्या? इंटरप्ट। ठीक है। अब देखो, जैसे हम सोचते हैं, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब सोचो, जैसे हमारे पास एक असाइनमेंट मिला है, हम उसको नोटबुक में लिख रहे हैं। ठीक है। अचानक से आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाए, ठीक है, तो वो इंटरप्ट है, आप अपना काम छोड़ दोगे और रुक जाओगे। वैसे ही मेरा कंप्यूटर में भी होता है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, प्रायोरिटी देते हो और दूसरा काम रोक देते हो। अब देखो कितने टाइप का? 3 टाइप का बताया, एक्सटर्नल, इंटरनल, सॉफ्टवेयर। अब एक्सटर्नल में क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरप्ट कम फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आता है। एक टाइमिंग डिवाइस में, जैसे मास्केबल और नॉन मास्केबल होती है। मास्केबल क्या होती है? जिसमें हार्डवेयर इंटरप्ट जो होते हैं वो डिले कर सकते हैं। जब मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट आ जाते हैं वो मेरे क्या होते हैं? मास्केबल। मतलब हमने इंटरनल देखा, सॉरी एक्सटर्नल देखा। एक्सटर्नल में क्या है? बाहर से सिग्नल आता है। क्या? बाहर से सिग्नल आता है और इंटरप्ट कर देता है। ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से होता है। ठीक है। और इसमें भी 2 टाइप आते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल। मास्केबल में क्या होता है कि हार्डवेयर इंटरप्ट जो होता है वो मेरे डिले कर देता है जब मेरी बहुत हाईएस्ट वाली प्रायोरिटी इंटरप्ट आती है। नॉन मास्केबल में क्या होता है कि दैट कैन नॉट बी डिलेड, वो हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। अब सेकंड क्या है मेरा? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है मेरे जनरेट है इंटरनल डिवाइसेस से और प्रोग्राम से। और इंटरनल इंटरप्ट्स मेरे सिंक्रोनस होते हैं प्रोग्राम के साथ, और जो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं। इंटरनल इंटरप्ट्स अराइज कैसे होते हैं? जब हम एरेनियस यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन का, या फिर इसको हम ट्रैप भी बोल सकते हैं। जब हमारा रजिस्टर ओवरफ्लो कर देता है या स्टैक ओवरफ्लो कर देता है तो वो मेरा किस में आएगा? इंटरनल इंटरप्ट में। सीपीयू के अंदर का ही इवेंट में मेरी क्या है? एरर है। जैसे मैं डिवाइड बाय ज़ीरो कर दूँ तो मेरा इंटरनल है ना, डिवाइड बाय ज़ीरो कर दूँ, ये मेरा इंटरनल है। ठीक है। इतनी बात समझिए। अब आते हैं रिस्क सिस्क। इसका मैं डिफरेंस बताती हूँ तो मेरे इधर आ जाओ। देखो रिस्क सिस्क का डिफरेंस देखो, इधर लिख के बताती हूँ। बहुत इजीली करके ख़त्म करेंगे, मज़े आ जाएंगे एकदम। ठीक है। और अभी इसकी ना मैं वो भी दूंगी थ्योरी। ठीक है। रिस्क की फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है इसकी फुल फॉर्म। इसकी है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कि ये मेरे सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? मेरे सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल इंस्ट्रक्शंस। और इसमें मेरे क्या होते हैं? नाम से ही बता रहा है यार, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होंगे। हाँ दीदी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है। सेकंड पॉइंट है इसका, ये मेरा फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। क्या करता है? फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। और ये मेरा क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। इसमें मेरे मोर इंस्ट्रक्शंस नीडेड होते हैं। मोर इंस्ट्रक्शंस नीडेड। इसमें मेरे लेस इंस्ट्रक्शंस नीडेड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में ये फिक्स्ड लेंथ का होता है और ये मेरा वेरिएबल लेंथ का होता है। ई पॉइंट, इसका एग्जाम्पल है मेरा ARM। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम XTX86। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देखो अब
थोड़ा सा देखते हैं। रिस्क का मतलब क्या है, वो मेरे काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ता है, ब्रिक बाय ब्रिक, वो होता है मेरे रिस्क का काम। सिस्क का क्या काम है, एक ही बार में पूरा वॉल बनाना, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, एक ही ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो मेरा पूरा काम करके दे देगा। क्या करेगा, पूरा काम करके दे देगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने वो सारे कर लिए, जितना होना था वो हो गया, ये यूनिट 4 का पार्ट है। अब एक बार ना मैं तुम लोगों को समरी कराती हूँ कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा, फटाफट से 10 मिनट्स में इसको ख़त्म करते हैं। देखो, हमने पहले देखा कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा कि कंप्यूटर के अंदर का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग देखी। ठीक है, और हमने कंप्यूटर को कैसे सोचा था, कंप्यूटर एक फैक्ट्री है, सीपीयू उसका मैनेजर है, और मेमोरी स्टोर रूम है, बस सिस्टम क्या है, जो मेरा रोड जहाँ से सामान जा रही है, और इंस्ट्रक्शन जो मेरा वर्क ऑर्डर है। अब इनपुट यूनिट में क्या था, जहाँ से मेरा डेटा इनपुट करता है कीबोर्ड और माउस से। सीपीयू क्या है, सीपीयू मेरा काम करता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, एएलयू आता है, सीयू आता है और रजिस्टर आता है। मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट वो है जिसमें मेरा डेटा और प्रोग्राम को स्टोर कराता है। ठीक है, आउटपुट जैसे मेरा मॉनिटर प्रिंटर हो गया। अब इसको हमने देखा था कि हमने एक रेस्टोरेंट लिया था जिसमें कस्टमर हमारा इनपुट था, शेफ हमारा सीपीयू था, इंग्रेडिएंट्स मेमोरी थे, वाटर वेटर बस था, और फूड आउटपुट था। अब स्टोर्ड प्रोग्राम में क्या देखा था कि जैसे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन का फ़ोटो एडिटिंग ऐप था, तो उसमें फ़ोटोज़ भी किसी ना किसी फोल्डर में स्टोर थी, और ऐप क्या है मेरा प्रोग्राम, और फ़ोटो क्या है मेरा डेटा, तो दोनों मेमोरी कार्ड में है। और जब मैं फ़ोटो एडिट कर रही हूँ तो वो ऐप और डेटा दोनों यूज़ में आ रहे हैं, तो वो मेरा स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कंप्यूटर रजिस्टर्स। कंप्यूटर रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू के अंदर छोटी सी मेमोरी जो बहुत फास्ट होती है, लेकिन वो मेरी टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। अब हमने डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स देखे, एसी मतलब एक्यूमुलेटर, जो मेरे कैलकुलेशन के रिजल्ट को होल्ड करता है। आईआर देखा, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, जो करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था। फिर हमने पढ़ा था आईआर। आईआर देख लिया, प्रोग्राम काउंटर, जो हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता था। डीआर डेटा रजिस्टर, जो हमारे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता था। ठीक है, अब हमने देखा एआर। एआर क्या था, एड्रेस रजिस्टर, जो मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता था। तो ऐसे हमने बहुत सारे रजिस्टर्स पढ़े। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल हमने देखा था कि जैसे हम किचन में हैं तो प्लेट में जो इंग्रेडिएंट्स है वो मेरे क्या है, रजिस्टर, और जो फ्रिज में इंग्रेडिएंट्स है वो है मेरी मेन मेमोरी। प्लेट क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर में कम फास्ट होता है, क्या है, प्लेट में मेरा काम कम फास्ट होता है, लेकिन फ्रिज में टाइम लगता है। ठीक है, बस देखी, फिर हमने बस सिस्टम पे आए। बस क्या करता है, मेरा डेटा डेटा कहाँ से ट्रैवल हो रहा है, कैसे ट्रैवल हो रहा है वो बताता है, उसका पाथवे बताता है। कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डेटा बस में क्या था, डेटा को कैरी करता है। एड्रेस बस में क्या था, एड्रेस को कैरी करता है। कंट्रोल बस में क्या था, कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करता है, जैसे रीड राइट क्लॉक एक्सेट्रा। ठीक है, हमने इधर ट्रक वाला एग्जांपल लिया था कि ट्रक जा रहा है और ट्रक मेरा डेटा है, हाईवे पास बस है। ठीक है, और एड्रेस एड्रेस का जो बोर्ड है वो मेरा एड्रेस बस है। ट्रैफिक लाइट मेरी कंट्रोल बस है। ठीक है, अब एक टॉपिक जो था वो हमारा छूट गया, इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब इंस्ट्रक्शन सेट मतलब नाम से बता रहा है कि ऐसे कमांड जो हम अपने सीपीयू को समझा रहे हैं कि उसने क्या क्या करना है। कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट को कंप्लीट कहने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए हमारा डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, जैसे मूव, लोड, स्टोर। फिर अर्थमेटिक और लॉजिक में होना चाहिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और कंट्रोल ट्रांसफ़र में होना चाहिए जंप, कॉल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में होना चाहिए इन और आउट। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखा था इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसमें 4 चीज़ें थी, फेच, डिकोड और स्टोर। फेच में क्या है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लाना। डिकोड, उसको समझना कि वो क्या कह रहा है। एग्जीक्यूट, उसको काम कराना, और जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको वो स्टोर करा देता। जैसे हमने नोटबुक होमवर्क वाला एग्जाम्पल लिया था कि टीचर ने कहा होमवर्क दिया है मैंने,
और तुमने उसको समझा, डिकोड करा, अच्छा होमवर्क दिया, फिर तुमने उसको एग्जीक्यूट किया, फिर तुमने उसको स्टोर करके रखा ताकि तुम अगले दिन अपनी टीचर को दिखा सको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। उसमें क्या है कि हम लिखते हैं कि डेटा एक रजिस्टर से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। जैसे R2 का कंटेंट हमने R1 में डाला था, R1 का R2 में डाला था, ये सारी चीज़ें देखी थी। अर्थमेटिक लॉजिक और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस देखे थे। माइक्रो ऑपरेशंस क्या थे कि मैं जो भी अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऑपरेशंस करा रही हूँ, डिवाइड प्लस, वही। अर्थमेटिक में क्या आएगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये 4 पढ़े थे। लॉजिकल में एंड और नॉट, एक्सॉर, ये पढ़ा था। शिफ्ट में बिट्स को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना, ये देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने देखा था इंस्ट्रक्शन कोड्स। इंस्ट्रक्शन कोड में 2 चीज़ें देखी थी, ऑप कोड। ऑप कोड क्या था, कौन सा ऑपरेशन करना है, ऑपरेंट क्या था, कहाँ करना है, एड्रेस और डेटा। जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि हम ऐड कर रहे हैं 500 को, तो ऐड क्या है, मेरा ऑपरेशन, और मेमोरी एड्रेस क्या है, उसकी 500 पर स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है। फिर थर्ड हमने सिंपल कंप्यूटर का डिज़ाइन देखा था, जिसमें क्या थी, 5 चीज़ें थी। रजिस्टर्स 5 चीज़ों से बना था। रजिस्टर्स में क्या आते थे, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, IR, DR एक्सेट्रा, ALU था, बस सिस्टम था, कंट्रोल यूनिट था और मेमोरी था। फिर हमने हार्ड वायर्ड कंट्रोल अभी पढ़ा। फिक्स्ड सर्किट डिज़ाइन होता है, फास्ट होता है, चेंज करना मुश्किल होता है। फिर हमने कुछ बेसिक देखा कि मशीन लैंग्वेज क्या थी, 0 एंड 1 थी। असेंबली लैंग्वेज में क्या थे, निमोनिक्स यूज़ कर रहे थे, जैसे ऐड, मूव इन, सब। और असेंबलर क्या था, जो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी, जो मेरी हाई लेवल, जो मेरी बाइनरी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मेरी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था थ्रू असेंबलर, ठीक है। तो क्या कर रहा था, असेंबलर कर रहा था। फिर हमने माइक्रो प्रोग्राम यूनिट पढ़ा, जिसमें क्या था, कंट्रोल सिग्नल्स को मेमोरी में स्टोर किया जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। और इसके 2 टाइप देखे थे हमने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में पैरेलल सिग्नल्स थे और फास्ट था। वर्टिकल में एनकोडेड सिग्नल्स थे और कॉम्पैक्ट था। जैसे हमने लिया था स्मार्ट रिमोट, जिसमें आप नए नए काम कर सकते हो, ठीक है। CPU में क्या था, CPU में 3 चीज़ें हैं, LU, CU, रजिस्टर्स। LU क्या है, काम करता है, CU क्या है, कंट्रोल करता है, रजिस्टर्स क्या है, डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट्स और फॉर्मेट्स देखे थे हमने कि इंस्ट्रक्शन सेट वो लिस्ट और वो कमांड्स है जो हम CPU को समझाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में क्या आएगा, फॉर्मेट का मतलब इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या क्या 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, क्या क्या होती थी, ऑपकोड, एड्रेस और मोड, ठीक है। ऑपकोड मतलब ऑपरेशन, एड्रेस कहाँ डेटा है, मोड मतलब कैसे एक्सेस होगा। फिर हमने एड्रेसिंग मोड्स देखे थे, कितने टाइप के देखे थे, 3 टाइप के, इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यही थे। इमीडिएट मतलब डेटा इंस्ट्रक्शन में ही है, डायरेक्ट डेटा मेमोरी एड्रेस में है, इनडायरेक्ट एड्रेस में दूसरा एड्रेस है। रजिस्टर मतलब डेटा रजिस्टर में है, ठीक है। फिर हमने रिस्क सिस्क का डिफरेंस देखा। रिस्क में वही सिंपल इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, फास्ट एग्जीक्यूशन, थोड़ा एग्जीक्यूशन, मोर इंस्ट्रक्शन नीडेड, फिक्स्ड लेंथ, ये सब चीज़ें देखी। तो दिस कंप्लीट्स आर यूनिट 3। मैंने तुम्हें लास्ट में जो इतनी फास्ट समरी दी है, इसको थोड़ा सा स्लो में सुनना, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम बस आँख बंद करना, जब रिवीजन कर रहे होगे ना यूनिट 3 की, लास्ट वाला पार्ट खोलना और इसी को सुनना, और तुम अपने आप ही बनाओगे पेपर में, आई एश्योर यू, सारा लिखाओगे जो तुम्हें बताया। जो बाकी अभी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें PYQs होंगे यूनिट 3 के, जो वो 15 क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बस वही रट जाना। आई एश्योर यू, मिड टर्म एंड टर्म कहीं नहीं गया। यूनिट 3-4 के वही एश्योरिटी वाले क्वेश्चन ही आते हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, ये तो श्योर है, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस यही बोलूँगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है यार तुम लोगों के लिए वन शॉट लाने के लिए, मतलब उसको कंटेंट बनाना, PYQs निकालना, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर ऑल दी सपोर्ट। बाय बाय।